Assalamualaikum ji. Good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. How are you all doing? मैं ज़रा थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ कल रात से। रात के इंटरव्यू से आपका मतलब है? के बाद से सूरत हाल पर गौर कर रहा हूँ। ज़ाहिर है बहुत से मामलात जिसको जियो जंग द न्यूज़ रिपोर्ट करता रहा अब वो सच साबित हो रहे हैं, लेकिन कैसे ब्लेटेंटली लोग उस वक्त वीडियोस बना कर जियो जंग और द न्यूज़ और यहाँ के सहाफ़ियों को मोरद इल्ज़ाम ठहराते रहे, हमें झूठा साबित करने की कोशिश करते रहे, और आज किस मुंह के साथ आकर लाइव टीवी पे बैठ के उन तमाम बातों की खुद तस्दीक कर रहे हैं। और तो आपने देख ही लिया होगा और वो मूवी देख ही लिए होंगे। इफ़ यू मिस्ड इट तो हम आपको ज़रा लेट अस ब्रिंग यू अप टू स्पीड के कल रात के इंटरव्यू में हुआ क्या है। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानेका ने कई हैरान कुन इंकशाफात किए हैं और साथ ही उन्होंने माजी के कई सच भी तस्लीम किए हैं, जिन पर जिस तरह के आप कह रहे थे जियो न्यूज़ और जंग साल साल ज़ेरे अताब रहे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आशा ज़ेब खानज़ादा के साथ इंटरव्यू में, बल्कि इंटरव्यू जो था वो मुकम्मल तौर पर पहले तो आपको बता दें प्रोफेशनल था, और खावर मानेका इंटरव्यू के दौरान बनी गाला अपने घर में बैठे हुए थे और वहाँ से उनका घर भी बनी गाला में? जी उनका घर भी बनी गाला में। ये सब कुछ कल बनी गाला की हवा और फ़ज़ा में शायद कुछ है। खैर आपको पता ही है, उसके अलावा बहुत उन्होंने डिटेल्स दी। खावर फरीद मानेका ने इस बात की तस्दीक की कि बुशरा बीबी और इमरान खान का निकाह इद्दत के दौरान ही हो गया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिसका उन्हें पहले पता नहीं था और जिसकी वो वीडियो बना के तरदीद करते रहे थे और क्या कुछ कहते रहे थे। वो सारे क्लिप उन्हें इंटरव्यू के दौरान सुनाए भी गए, दिखाए भी गए और उसके बाद याद दहानी कराई गई और उसके बाद उनसे जवाब लेने की कोशिश भी की गई। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जियो जंग के सहाफ़ी उमर चीमा ने इमरान खान और बुशरा बेगम की खुफिया शादी के बारे में खबर चलाई और उसकी तरदीद की गई दोनों की तरफ से, बुशरा बीबी के साबिका शौहर की तरफ से भी, पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से भी। जियो और जंग के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम उसके बाद शुरू की गई। यही नहीं बल्कि इसके बाद बुशरा बेगम, मानेका ख़ानदान और फरागोगी और एहसन जमील गुज्जर के हवाले से कई इंकशाफात किए गए, लेकिन पीटीआई दौर हुकूमत ने जंग और जियो के खिलाफ मुख्तलिफ इक़दाम किए और सोशल मीडिया पर भी मुहिम चलाई गई, जैसा कि उनका वतीरा था, जो उनका पैटर्न था या जो उनकी सरिश्त थी, जिसे कहा जाता है ना कि अगर कोई सच बोल रहा है तो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दो। इंटरव्यू में बहुत सी चीज़ें हुई, जैसे कि आपको बताएं कि इंटरव्यू के दौरान खावर मानेका को ना सिर्फ बातचीत का पूरा मौका दिया गया बल्कि इमरान खान से मुतालिक इल्ज़ामात पर उनसे खुलकर सवालात भी किए गए। और जब खावर मानेका ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान उनकी इजाज़त के बगैर उनके घर आते थे, इस पर उन्होंने एक बार उन्हें नौकर से कहकर घर से निकलवा भी दिया। मतलब बड़ी डिटेल में उन्होंने चीज़ें जो कि एक्चुअली आप नहीं इमेजिन कर सकते, और इतने कुछ साल गुजर भी गए हैं, लेकिन ख़ुद जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सुनना बहुत ही आई ओपनिंग था। और उस पर फिर उन्हें याद दहानी भी कराई गई कि साहब आपकी एक अदद अहलिया हुआ करती थी उस वक्त, बीवी आपकी, आपके बच्चों की आधा दर्जन से कम ही बच्चे हैं शायद आपके, उसकी माँ, 5 बच्चों की आपकी माँ। और जब ये सारा सिलसिला चल रहा था तो आप चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और अपनी अहलिया के साफ सुथरे किरदार की गवाहियां दिया करते थे, और अब आप ये कह रहे हैं कि रातों को वो फ़ोन पे बातें किया करते थे, छुप छुप के नंबर फराहम किया गया था। वो आपको शायद कॉलेज के ज़माने हमने भी गुजारे, वो याद आए? ये तरदीद और सफाइयाँ देते थे वो बात तब भी समझ नहीं आती थी, और अब बिल्कुल उसकी उलट बात करें। ज़रा देखिए, आप जो इतने सारे वाक़यात बता रहे हैं तलाक के पहले के, जिसमें आपने इमरान खान साहब को अपने मुलाजिम से कह के घर से निकलवाया, आपने बाकायदा एतराज़ात किए अपनी अहलिया से कि रात के देर तक आप उनसे बात करती रहती हैं, फिर आप बनी गाला चली गई हैं, फिर आप बनी गाला में उनके घर चली जाती हैं, ये कौन सा पीर मुरीदी का ताल्लुक है, ये सारे आप एतराज़ात कर रहे थे। जंग द न्यूज़ में ख़बर आती है तो आप जंग और द न्यूज़ पर हमलावर हुए, आपने इमरान खान के कैरेक्टर की गवाहियाँ दी, अपनी बीवी का दिफा किया जो कि साबका बीवी थी। देखिए ज़रा क्या किया आपने उस वक्त। मेरा नाम जी खावर फरीद मानिक है। मैं शायद आपके चैनल पे ये ऐसी ना आता, लेकिन मैंने जो अभी कल से मैं देख रहा हूँ जो न्यूज़ में जो रिपोर्टिंग हो रही है हमारे घर के बारे में, ये नहायत ही तशवीश का बायस है। ख़ास तौर पर जो न्यूज़ वाले रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो सख्त मिसलीडिंग है और हमारे हाउस होल्ड के उन्होंने डिस्ट्रेस में डाल दिए। अभी इनकी मैंने एक रिपोर्टिंग पढ़ी है, न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ी है कि जी इमरान खान की वजह से हमारे घर में नाचाकी हुई है। मैं कैटेगोरिकली इस बात का नोटिस लेता हूँ और सख्ती से तरदीद सिर्फ नहीं करता, मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ है। मैं ये बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को
कि मेरी साबका एहलिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी, दुनिया की पाक तरीन बीबी है। और ऐसी खातून के बारे में इस तरह की बातें, और फिर इमरान खान का जो हमारे स्पिरिचुअल घर का एक बुशरा खाना समझते हैं, उनके बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे निहायत दुख हो रहा है, क्योंकि उस जैसा भला आदमी मैंने नहीं देखा। अल्लाह ताला की ज़ात उसे सेहत तंदुरुस्ती सलामती दे और इज्जतें दे। और ये मैं सख्त नोटिस ले रहा हूँ इस बात का जियो के खिलाफ कि अगर इन्होंने आइंदा इस तरह की कोई बात की तो आई विल टेक ऑल पॉसिबल लीगल एक्शन जो मेरे पास में होगा। लेकिन आई कैटेगोरिकली डिनाई कि ये जो बातें की जा रही है सब गलत है और मुझसे मंसूब की जा रही है, और आई डोंट एग्री विद नन ऑफ देम। थैंक यू जी। खावर मानिका साहब, इसमें अब जब वो अपने घर बैठी थी तो मैं उसे डिफेंड क्यों कर रहा हूँ? इसलिए डिफेंड कर रहा हूँ कि शादी का तो बच्चों को भी पता था कि वो नानी के घर बैठी हैं, उनको तो पता ही नहीं था। हमें दोनों, मुझे ना बच्चों को इस इल्म का ही नहीं था, हमें तो इल्म ही नहीं था कि कोई निकाह हुआ है या कोई शादी हुई है। ये तो जब न्यूज़ में आई खबरें तो हमने शोर में उसको भी मैंने वीडियो की और बच्चों ने भी ज़रा बड़ा बुरा मनाया कि हमारी मामा तो नानी के घर चलो बैठी हैं। तो ये शादी का बीच में से कहाँ आ गया? ये तकद्दुस था, एक रिश्ता तकद्दुस वाला था पीर और मुरीद का। मगर आप तो शादी करते नहीं है। मैंने बड़ी मानिका साहब, आप ये कह रहे हैं अगर इतना तकद्दुस वाला था तो फिर तो आपने बड़ी ज्यादती की इमरान खान साहब को अपने घर से निकाल के और अपने मुलाजिम से कह के निकाल दें। आपने बहुत ज्यादती की अपनी एहलिया को रोक कर कि वो बात ना किया करें। ये क्या तरीका है बात करने का? उस वक्त आपने बड़ा एतराज किया, आपने उनको अपने घर से निकलवाया। जियो न्यूज़ ने, द न्यूज़ ने कुछ रिपोर्ट किया तो आपने कहा कि कर दूंगा मैं तुम पर केस, क्योंकि इमरान खान के कैरेक्टर वाला आदमी और बुशरा बीबी के कैरेक्टर वाली तो इंसानी आपने देखी नहीं है, वो तो बहुत ही मोतबर उनका कैरेक्टर है। उस वक्त तो आप ये बातें कर रहे थे, कि आपके सामने ये वाकयात थे, आपने निकलवा चुके थे उनको अपने घर से बकौल आपके उससे पहले। खानज़ादा साहब, मुझे एक बात बताएं कि वो वहाँ पे तन्हा रह रही है इस्लामाबाद में, मैं पाकपट्टिया लाहौर में हूँ या कराची में हूँ, और अगर मुर्शद के पास मुरीद आ रहा है तो क्या मुर्शद आखिर उनकी मुर्शद है? लेकिन मेरी तो बीवी है और मैं भी इसी राह पे था। मेरा अपना मेरा वहाँ पे कोई चीज़, मेरी तो इज़्ज़त है ना कि वो कम से कम मुझे बता दे कि उसने मिलने आना है या मैंने उसको मिलने जाना है। इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं थी। अगर मैं वहाँ मौजूद होता, वो आके बैठे 2 घंटे बैठे रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसकी बात कर रही हैं, मेरी एब्सेंस में तो ये जुल्फ़ी कहाँ से उनका बैत था? जुल्फ़ी मुरीद था। मेरे बताए बगैर, मेरी इजाज़त के बगैर 2-2, 3-3 घंटे ये दोनों आके अगर घर में बैठे हैं तो भाई तरबियत तो एक ही करनी है मुर्शी मुरीद की, वो दूसरा कहाँ से मुरीद हो गया? और अगर उसके घर जा रही हैं, कोई ऑन लेके जा रहे हैं, वहाँ पे बनी गाला जा रही मेरी इजाज़त के बगैर और रात को लेट वापस आ रही हैं, तो वहाँ पे सिर्फ इमरान खान थोड़ी, ये न्याजी थोड़ी होता था, वहाँ पे जुल्फ़ी भी मौजूद होता था। मकसद है कि ये किस किस्म का पीर खाना था? दिन के वक्त ना फ़ोन पे बात करनी है, ना इनकी तरबियत होनी है, ये सारा कुछ रातों रात ही होता था। ये हो रहा है कि आप टूट गए हैं और आप खुदा ताला की बारगाह में सुरखरू होना चाहते हैं, या उस वक्त आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया और कॉम्प्रोमाइज़ ये था कि आप पूरे उस सिस्टम के बेनिफिशरी बने। उस बेनिफिशरी इस तरीके से बने कि आपकी बड़ी चलती थी, आप अपनी मर्जी से DPOs बदलवाते थे, कमिश्नर्स बदलवाते थे, आप बाकायदा तौर पर फ़ायदे उठा रहे थे। फिर आपके करप्शन के किस्से सामने आते हैं, आप पर मुकदमे बनते हैं, आप गिरफ्तार होते हैं, आपको बेल मिलती है। तो उस वक्त आपने ये बेनिफिट उठाया कि आपने पैसा कमाया और खूब पावर एंजॉय किया, और इस वक्त आप ये बेनिफिट चाहते हैं कि ये सब बातें करके अपने केसेस खत्म कराना चाहते हैं। तो सब आपके मुताबिक हो रहा था कि जो आपकी शिकायत थी उसको एड्रेस करने के लिए जमील गुज्जर, बुजदार, IG पंजाब सब आपके लिए कर रहे थे। ये तो बाद में चीफ जस्टिस ने अलग इंक्वायरी कराई तो पता चला DPO के साथ जुल्म हो रहा था। फिर इस सारे के सारे मामले में फिर आपने ये फैसला किया कि ठीक है, सिस्टम का बेनिफिट लेते हैं, क्योंकि 3 जनवरी 2022 तारिक भट्ट साहब की द न्यूज़ में स्टोरी छपती है कि अगस्त 2018 से लेकर 3 साल में 7 DPO बदले गए हैं पाकपतन के। इसके अलावा 6 कमिश्नर बदले गए हैं पाकपतन के, और जो दूसरे सारे तबादले होते हैं वो बाप बेटे के कहने पर होते हैं। आपके बारे में इम्प्लाई कर रहे थे, अगर आपके डेरे पे कोई पेश ना हो या फिर आपके बेटे की अगर किसी ऑफिसर ने कॉल तक नहीं उठाई, इस बात पे भी तबादला कर दिया जाता है। इतनी आप लोगों की चलती है। तो आप पूरे बेनिफिशरी थे इस गोगी, गुज्जर, बुशरा बीबी, बुजदार के निज़ाम के। असल में होता क्या था कि ट्रांसफर पोस्टिंग्स का सारा जिम्मेदारी ही पंजाब में बुजदार की और ये फरा गोगी और जमील गुज्जर के हाथ थी। ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड बन गए थे इसलिए कि बच्चों का ध्यान करेंगे और इसी बहाने बीबी भी खुश रहेगी, प्राइम मिनिस्टर भी साहब भी हमारे खुश रहेंगे और ये अपना काम करेंगे।
सारे पंजाब के तबादले तो ये कराते रहे हैं। मगर सिर्फ तबादले नहीं हो रहे थे, आपके बेनिफिशरी होने का इल्ज़ाम इसलिए है कि आपके असासे बनने का इल्ज़ाम, फिर कब्रिस्तान की ज़मीन पर शादी हॉल बनाने का इल्ज़ाम, फिर उस इलाके में सिर्फ अपनी अपनी चलाने का इल्ज़ाम, आपके लाइफस्टाइल बदलने का इल्ज़ाम, आपके असासे बढ़ने, ये सारे के सारे मामला उसी 3-3.5 साल में हुए ना जो आप पर इल्ज़ाम लगे। अगर पिछले 3-4 साल में कुछ बहुत बड़ा चीज़ बहुत बड़ा बन गया हो ना, तो ज़रा आप मेरा लाइफस्टाइल पहले देखें और अब देखें। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला के बड़ा एहसान है, मेरे वालिदैन का जो लाइफस्टाइल शुरू से था वो हमारा आज भी है। हमारे असासों में कोई तब्दीली नहीं हुई, हमारे कोई किसी दूसरे नाम के अकाउंट्स हमने नहीं रखे हुए, हम जो हैं वो हैं। मेरा छोटा बेटा अभी मेरे साथ है, मूसा, वो बेचारा अभी हैंड टू माउथ है, ठीक है, वो मेरे साथ रह रहा है। बड़ा बेटा जॉब कर रहा है दुबई में। I'm sorry, बट अगर आप किसी भी घराने को इस घर की कहानी सुनाएं तो थोड़ा सा वो परेशान भी होंगे, घबराहट भी होगी, शायद मतली भी होना शुरू हो जाए कि एक तरफ यही वो शख्स है जो एक बीवी का शौहर है और इन दोनों के मिलकर 5 बच्चे हैं, और एक और आदमी के कैरेक्टर की कस्में उठा रहा है, और साथ साथ अब ये भी बता रहा है कि मैंने तो उसको नौकर के हाथों घर से निकलवा दिया था, और 2-2 ढाई घंटे वो बैठा रहे और उसकी तरबियत होती रहे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता होना चाहिए था। ये किस किस्म का माहौल था या रहा है या क्या हो रहा था? दिस इज़ नॉट आम, अगर कोई बाहर से पाकिस्तान के हालात देख रहा है ये वो, और ये घर का माहौल बताया जा रहा हो, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। लेट अस टेल यू कि आप इसको आप नॉर्मल बिल्कुल ना समझे। और इन द गार्ब ऑफ पीरी मुरीदी, जो बार बार कह रहे हैं कि जी आ जाते थे, इट इज नॉट नॉर्मल। और जो आज दोबारा आप खुद यहाँ लाइव टीवी पे बराह रास्त बैठ के कह रहे हैं कि रातों को देर तक बातें होती थी, छुप छुप कर फोन फराहम किए गए थे, उसके बाद फिर वो घर छोड़ के चली गई और फिर एक और घर में चली गई जो बनी गाला में था। मतलब दीज आर टू मेनी डिटेल्स। आप जिसको डिफेंड करते रहे पिछले साल में, आप मतलब हाउ डिड यू हैव द वर्ड्स और द फीलिंग्स टू डिफेंड जो आपकी नजरों के सामने हो रहा था, जो आज आप बता रहे हैं? So this is you are right about the word. ये थोड़ा सा नौजिया हो रहा है because allegedly आप इस सारे सिस्टम जो इस मामले के बाद बना, जिस उसमें आप बेनिफिशियरी हैं बेसिकली, इट्स प्रीटी एविडेंट। अच्छा जी, साथ साथ आपको ये भी बता दें कि खबर मानेका ने इंटरव्यू के दौरान इंकशाफ किया कि चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी रातों को लंबी लंबी बातें करते थे, ये भी उनका कहना है, और उनके इल्म में लाए बगैर रातों को बनी गाला में मुलाकातें भी होती थी। I mean, your wife is not home, and how can you not know? अजीब सी ये बातें, और इसीलिए और जितने हमें जवाब मिल रहे हैं उतने और सवाल भी उठते हैं। और उन्होंने खुद भी सवाल उठाए। ये सवाल उनका था, वैसे उनको इसका जवाब देना चाहिए था कि किस किस्म का पीरखाना था जिसमें रातों को तरबियत होती थी। ये तो आपका पीरखाना था, ये तो सर आपको बताना चाहिए था ना, आपका घर था, आप घर के मर्द थे। खैर, शाहजेब खानजादा ने सवाल किया कि आप सिस्टम के बेनिफिशरी बने, पीटीआई हुकूमत के दौरान पाकपतन के अफसरान आपकी मर्जी से तब्दील होते रहे, ये सवाल था। आपने अपना लाइफस्टाइल तब्दील किया, बैंक बैलेंस बनाया, आपने आपके बच्चों ने कारोबार बनाए, जिसका उन्होंने क्या जवाब दिया ये आपने सुनी लिया। उन्होंने कहा जी मेरा तो मूसा तो रुल गया है और बड़ा बेटा दुबई में नौकरी करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये सारे मामलात हैं। और एक और अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं दैट आर फॉर इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड फॉर द रिकॉर्ड। सो दिस इंटरव्यू डेफिनेटली बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन ये जब आप पब्लिक फिगर हो और लोगों का इतना इंटरेस्ट हो तो फिर ऐसे इंटरव्यूज़ दुनिया में होते हैं। मतलब आप कैनेडीज़ को देख लें, आप किसी भी फैमिली को ऑल ओवर द वर्ल्ड देख लें, तो उनके ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं। दिस इज़ फॉर द रिकॉर्ड एज वेल, ताकि कल को कोई और बात हो, कल कोई और बात हो रही थी तो एक बंदे ने आके खुद बता दिया है, जितना भी सच हो या जितना भी झूठ हो, व्हाटएवर, उन्होंने खुद आके बताया है कि पब्लिक इंटरेस्ट, दिस इज टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। एंड दुनिया का कोई भी किसी भी मुल्क का सहाफ़ी होगा, अगर इस किस्म का कोई कैरेक्टर होगा जिसका ये किरदार होगा, वो कुछ भी करेगा इस शख्स का इंटरव्यू करने के लिए, और अगर वो अपॉर्चुनिटी उसे दस्तयाब होगी तो अपनी प्रोफेशनल बाउंड्रीज का एहतराम करते हुए वो ये इंटरव्यू ज़रूर कंडक्ट करेगा। तो अगर किसी को कोई एतराज़ है तो प्रॉब्ली डजंट मेक सेंस, बिकॉज उनसे वो तमाम सवालात किए गए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, जिनका जो सवालात बनते थे, सर्कुलेट हो रहे थे इतने सालों से, और ऑब्वियसली देयर वर क्वेश्चन मार्क्स रिगार्डिंग सराउंडिंग देम, तो जो अनआंसर्ड थे, जिनका जवाब नहीं था, और अब फाइनली मंजर आम पर आकर उन्होंने इन मामलात का जवाब देने की कोशिश की है। वी वुड रादर से दैट। अच्छा जी, चलें, लेट्स पुट इट असाइड और कुछ और बात करते हैं। और बात क्या करते हैं, अब क्रिकेट का हाल हमने वर्ल्ड कप में देख लिया, लेकिन भी हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि वी आर गोइंग टू गेट ओवर इट।
और हम आगे जा रहे हैं। बिल्कुल बहुत और क्रिकेट है जो कि अभी बाकी है। सो आपको बता दें कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान के 18 रुकनी टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया है और साथ ही आपको बताएं कि चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के ऐलान करदा स्क्वाड में शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान होंगे ऑफ कोर्स, जबकि सरफराज अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा है। नौजवान बैटर साइम अयूब और फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद पहली बार टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग। बहुत से पहले हो गए ये दोनों भी पहली बार और फिर शान मसूद हिमसेल्फ कप्तानी करना, दैट इज अ फर्स्ट एज वेल। सो खुर्रम और साइम पहली बार टेस्ट स्क्वाड का जैसे आपने बताया हिस्सा बने हैं। साइम अयूब ने कायद आज़म ट्रॉफी के रमा सीजन में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई थी और एक डबल सेंचुरी समेत 3 सेंचुरियों की मदद से 553 रन एक्चुअली बनाए थे और फहीम अशरफ और मीर हमजा की भी टेस्ट स्क्वाड में वापसी हुई है। सुनिए द लेटेस्ट ऑन दिस। जो बेस्ट पॉसिबल लड़के जो अवेलेबल थे पाकिस्तान के लिए, जिनकी परफॉर्मेंसेस भी हैं, हमने उनको इस टूर पे सेलेक्ट किया है। हारिस रऊफ से जब 2 दिन पहले बात हुई थी तो ही गेव हिज कंसेंट कि ही विल प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, लेकिन कल रात में उन्होंने अपना माइंड चेंज किया है एंड ही डजंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़। और साथ ही आपको बता दें कि 14 दिसंबर को ये टेस्ट सीरीज़ जो है 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ है, ये शुरू होगी ऑन 14th of December इन ऑस्ट्रेलिया। बात करेंगे। अच्छा जी, सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सीनियर एंकर यहया हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहया, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। साइम और फास्ट बॉलर खुर्रम की एंट्री हुई है, आपको लगता है कि आगे चलकर पाकिस्तान टीम के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है ये फैसला? देखिए अब्दुल्ला, पहली बार वहाब रियाज सिलेक्शन करने के लिए आए और जी कुछ मिली जुली सी सिलेक्शन है उनकी है और ये सिलेक्शन जो है आप कह सकते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर की और जो आपके मौजूदा टेस्ट स्क्वाड के प्लेयर हैं उनका मजमुआ है। बट साइम अयूब की पर्टिकुलरली आप जो बात कर रहे हैं, 6 फास्ट बॉलर रखे गए हैं, 4 ओपनर हैं इंक्लूडिंग कैप्टन शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक हैं, उनके साथ इमामुल हक हैं। आई डोंट थिंक सो कि प्लेइंग 11 में इमामुल हक की जगह बन पाएगी क्योंकि अब्दुल्ला शफीक के साथ इनिंग का आगाज कप्तान शान मसूद करेंगे, फिर बाबर हैं, फिर आपके पास आपका मिडल ऑर्डर है, सऊद शकील हैं, सरफराज होंगे फर्स्ट चॉइस और फहीम अशरफ टीम में शामिल हुए हैं। तो साइम अयूब को टीम में रखा जरूर गया है, उनको उनकी परफॉर्मेंस को रिस्पेक्ट जरूर दी गई है, बट मेरा अपना जाती ख्याल है कि थोड़ा जल्दी की गई है। ठीक है, वो ड्रेसिंग रूम को फील करेंगे जाकर, पाकिस्तान टीम के साथ रहेंगे, बट फिलहाल अगर आप उनको वाइट बॉल क्रिकेट तक रखते तो अच्छी बात होती। मुझे नहीं लगता कि वो खेल पाएंगे। खुर्रम शहजाद की जहां तक आप बात कर रहे हैं, ही इज नाउ 24 और डोमेस्टिक क्रिकेट जो हाल ही में खत्म हुई है कायद आज़म ट्रॉफी, उसके लीडिंग विकेट टेकर हैं। फैसलाबाद के लिए उन्होंने 36 विकेटें हासिल की हैं। तो पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है इन द एब्सेंस ऑफ हारिस रऊफ एंड नसीम शाह नए लोगों के हाथों में है और यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को रिस्पेक्ट दी गई है, तो ये एक अच्छी बात है। ओवरऑल अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में या पाकिस्तान क्रिकेट के सर्किट में नजर डालते हैं तो कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो मिस हुआ है। हाँ, लगे हाथ में आपको ये बताता चलूं, अब्बास के हवाले से बात हो रही है, अभी डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन आलिया रशीद साहब ने भी ट्वीट किया, बिल्कुल उनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि मोहम्मद अब्बास इंग्लिश कंडीशन में एक अच्छे बॉलर साबित हो सकते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए उनको कंसिडर नहीं किया गया क्योंकि आपको पता है हार्ड एंड बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, तो वहां पर उनको नहीं रखा गया। तो ठीक है, असद शफीक एक अच्छे बैट्समैन है, डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने रन किए हैं, उनको अगर शामिल करते तो अच्छा होता। और राइट, ओके, ख़ासतौर पे आपने ये कंडीशंस की भी बात कर ली, तो दैट रियली डिपेंड्स कि कौन से प्लेयर्स को जाना चाहिए उन कंडीशंस में खेलने के लिए। सिकंदर, ये हारिस रऊफ की क्या कंट्रोवर्सी है कि पहले उनको टेस्ट स्क्वाड में डाला गया, फिर उनकी अपनी कोई रिजर्वेशंस थी, एंड इफ़ आई एम रॉन्ग तो करेक्ट मी, फिर उनको निकाल दिया गया, मतलब वहाब रियाज की भी पहली सिलेक्शन थी। हाउ आर यू सीइंग दिस? ये क्या टर्न ऑफ इवेंट्स है? मेरे ख्याल से आप लोगों ने सवालात गलत बंदे को गलत जगह पे कर दिए। आपको ये सवाल जो है या वो करना चाहिए था। या के पास हो, या हमारे साथी हैं, ताकि फिर उसके बाद मैं जवाब दूंगा उसका। देखिए, पहले आप या से पूछिए हुआ क्या है। एक अच्छी रिवायत कायम हुई है, मैं पहले आपको ये बताऊंगा। होता ये था कि हम जो गुफ्तगू होती थी सिलेक्शन कमेटी की, या तो होती ही नहीं थी। वहाब रियाज ने टीम अनाउंसमेंट के बाद ये बताया कि मैं एक आपको अपडेट कर दूं कि वहाब रियाज का कहना ये था कि हमने हारिस रऊफ को इस दौरे के लिए कंसीडर किया, उनसे बात की
और पहले उन्होंने हाँ कर दी और बाद में उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने उनको ये तक कहा कि आप तवील अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप 10 ओवर के लिए अवेलेबल हो, क्योंकि वनडे क्रिकेट में आप 10 ओवर डालते हैं। उन्होंने ये तक कहा, कल मेरी रात को वहाब रियाज से बात हुई, उन्होंने कहा हमने वहाब ने कहा कि हमने हारिस को ये ऑप्शन तक दी कि जो अभी पिंडी में कैंप लगेगा वहां पर आप बॉलिंग नहीं करना, वहां पर आप आके जो है सिर्फ अपनी फिटनेस को जो है मेंटेन करने की कोशिश करना, और ये भी हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया जाएं तो आप नहीं खेलें पहला टेस्ट मैच। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया की टीम, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी, मार्क वुड आए थे 7 T20 मैच खेलने के लिए, लेकिन वो सिर्फ 2 मैच खेले थे। तो ये एक अच्छी रिवायत है कि खिलाड़ी से पूछा गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने फिटनेस टेस्ट कराया और डॉक्टर से इनका असेसमेंट कराया, डॉक्टर ने कहा कि कोई इंजरी नहीं है हारिस को, बट थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेस है इनकी बॉडी के ऊपर। तो वहाब ने कहा, हफीज जो डायरेक्टर क्रिकेट है, हमने पूरा मौका दिया हारिस को, बट हारिस ने जो है वो पहले हाँ कर दिया था, बाद में उन्होंने ना की। अब इसमें पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि वहाब रियाज ने इस चीज को अनफोल्ड कर दिया। ये बात नहीं होती और हारिस को आप कंसीडर नहीं करते, 6 दिन के बाद मुझ जैसे सहाफी ये खबर दे देते कि वहाब और हफीज ने कंसीडर किया था हारिस को, तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती। तो आई थिंक मैं समझता हूं कि ये जो चीज है ये बाहर आ गई है और एक अच्छी रिवायत है। क्या पता लगा व्हाई डिड ही नॉट ऑप्ट फॉर इट? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मैं फिलहाल जो है वो आराम करना चाहता हूँ और 4 डे क्रिकेट मैंने काफी अरसे से नहीं खेली है, तो एक अच्छी रिवायत है। अब उनके ऊपर बर्डन होगा। कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जी आपने जो है वो पाकिस्तान को तरजीह नहीं दी, तो अब हारिस जो है वो लीग क्रिकेट खेलते हुए भी सोचेंगे और पीसीबी भी उनको इजाजत देते हुए सोचेगा कि भाई वर्कलोड का जो मामला है ये चीज होनी चाहिए। कोई लीग वगैरह ना आ रही हो या अमेरिका ना जा रहे हो क्रिकेट खेलने के लिए, इसके कोई रेपरकशंस आपको लगता है कि आगे वो लीग्स वगैरह जहां भी करने होंगे उस पे होंगे, कंसिडरिंग ही refused basically to go to the Australia tour? आप सिकंदर आपसे बात कर लें, और ये सवाल भी आपसे इसलिए किया गया था सिकंदर बिकॉज आप भी फास्ट बॉलर रहे हैं, सो वी जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट नुआंस, हम उसका वो सोचना चाह रहे थे और आपका पर्सपेक्टिव लेना चाह रहे हैं अभी भी कि why would he say no? और बाय द वे मेरे लिए तो ये भी एक जरा आई ओपनिंग काइंड ऑफ बात है कि आप हाँ या ना कर सकते हैं प्लेयर्स खुद ही के जी हम जाएं या ना जाएं। मेरा ख्याल है कि इट इज हेल्दी नाउ, हम भी लिविंग इन 2023, ये किसी पे जबरदस्ती थोपेंगे। तो फिर अगर मेरा मूड नहीं है तो मैं तो ना जाऊं, मुझे मौसम नहीं वहाँ का पसंद, मैं ना जाऊं, मतलब the 2023 has got less to do with it. The board would have some say, but थोड़ी बहुत तो चॉइस होनी चाहिए। सोच कहते हैं ना, हमारे दौर में तो सोचना भी मना था कि भाई हम तो तड़पते थे कि हमारा नाम आ जाए, इसलिए कि उसमें सिर्फ एक ही किस्म की क्रिकेट होती थी और वो होती थी 4 दिन की, जिसमें आपने दिन में 25 ओवर करने होते थे। हम सब 25-25 ओवर करते थे, दिन में 20 ओवर करते थे, 18 ओवर करते थे। आजकल के बच्चों को तो इतने नाजुक हो गए कि मैं क्या कह सकता हूँ। अब मतलब है कि मैं कभी अपने पुराने लड़कों से मिलता हूँ, हम लोग बैठ के हंस रहे होते हैं जो हमारे साथी थे पुराने जमाने के, कि यार ये कैसे बच्चे हैं कि जो सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट के बाद कहते हैं कि हम थक गए, हमारे जिस्म पे हो गया, पैरों पे पट्टियां बांधी हुई हैं। मैंने तो कभी जिस्म पे कोई पट्टी शट्टी नहीं बांधी, हम 20-20 ओवर करते थे। मैंने भी 26 टेस्ट मैच खेले, कोई 500 मेरी फर्स्ट क्लास विकेटें हैं, मैं कभी नहीं पहने। ये लोग पता नहीं इतने नाजुक कैसे हो गए, मुझे अंदर की स्टोरी नहीं पता। मुझे ये जरूर पूछना है कि व्हाट इज अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मींस, कि जब आप कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं तो उसका क्या होता है। चॉइस होना बहुत अच्छी बात है। कोई प्लेयर अगर ये कहे कि मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, मेंटली फिट नहीं हूँ, इंग्लैंड में तो ये आम और खास बात है, ऑस्ट्रेलिया में ये आम और खास बात है कि मैं जहनी तौर पे बीमार हूँ, मैं नहीं जा सकता। अभी किसी प्लेयर ने की है, मेरी वाइफ की बात हेल्दी है, लेकिन हारिस रऊफ की फिटनेस का कोई इशू हमें नजर नहीं आया ना, वरना ऑब्वियसली हम भी कहते हैं वो जहनी तौर पर किसी तनाव का शिकार है। ये स्पेकुलेशन है, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि मैं आराम करना चाहता हूँ, he wants to rest। So अच्छा, also सिक्कू ये बता दें कि अब इस पे जो कमेंट आप अपना मुकम्मल कर लीजिएगा कि हमने ज़्यादा टीम में फास्ट बॉलर्स रखे हैं। डू यू थिंक कि हमें एक कॉम्बिनेशन बनाने में आसानी होगी कंसिडरिंग ऑस्ट्रेलियन पिचेस? देखो हमारे पास शायद सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस हैं, उसमें 6 ले जाना जरूरी इसलिए भी है कि वहाँ पे चलते ही फास्ट बॉलर्स हैं, आपको वहाँ पर इंजरी के भी चांसेस होते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको। तो वहाँ पर ये फास्ट बॉलर्स की जरूरत होती है, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि इतने बड़े मुल्क में 25 करोड़ की आबादी में हमारे पास कोई राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं है। वहाँ पे सिर्फ इब्रार और नोमान जा रहे हैं, 2 जो कि रेगुलर हैं। हमने कोई दरियाफ्त नहीं की, हमने 1 अरब रुपए की जूनियर क्रिकेट कराई, उस जूनियर क्रिकेट 1 अरब रुपए की, रमीज राजा साहब से उसका हिसाब किताब लेना चाहिए।
कहाँ गए वो नौजवान लड़के जो खेले थे, बच्चे थे, अब वो 20-20 साल के होंगे, 21 साल के होंगे, वो किधर चले गए? कोई एक लड़का उस लीग से नहीं पैदा हुआ, कोई एक लड़का दरियाफ्त नहीं हुआ। व्हाट अ वेस्ट ऑफ मनी। यानी किसी दुनिया में किसी ने ये चीज नहीं कराई। वो रमीज राजा वो करा के चले गए, नौजवान बच्चों को पैसों का लालच दे के चले गए कि देखो पैसा क्या होता है, इस तरह खेलने से पैसा मिलता है। दैट इज रॉन्ग। बहुत ही गलत अप्रोच थी। उस वक्त भी मैं कह रहा था ये अप्रोच ही गलत है कि बच्चों को पैसों की लालच अभी से इस उम्र में दे दी जाए कि सिर्फ पैसे मिलेंगे तो आप खेलेंगे। That was serious. तो अच्छा, और भी बड़े सवाल हैं याहिया एंड सिकंदर स्टे विद अस, खास तौर पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कि बस T20 स्पेसिफिक ही रह गए हैं या ODI टेस्ट वगैरह खेलने का कोई मूड भी नहीं है, ना कैपेबिलिटी है। अच्छा जी, बात हम कर रहे हैं याहिया हुसैनी के साथ, सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं और हम पाकिस्तान का दौरा है ऑस्ट्रेलिया फॉर द 3 मैच टेस्ट सीरीज, तो उस पर हम बात कर रहे हैं। किधर है हम याहिया के पास दोबारा चलते हैं और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ज़रा परेशान लग रहे हैं सिकंदर बख्त और कह रहे हैं कि भाई आजकल के लड़कों की अपनी चॉइस होती है। चॉइस होना तो मेरा ख्याल है कि होनी चाहिए, अच्छी बात है। मेरे पास एक सवाल आ गया प्लीज, अगर आपने याहिया से बात ही की। याहिया देखिए, आकिब जावेद का ये कहना था कि उन्होंने हारिस रऊफ को बड़ा अच्छा तैयार किया, ऑब्वियसली उनके मेंटोर हैं हारिस रऊफ के वो, और T20 के लिए बेसिकली उनको किया गया। अब जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो ये क्या स्पेसिफिकली फॉर अ T20 इन्होंने माइंड में रखा होगा? देयर इज टेस्ट, देयर इज ODI, तो बाकी चीज़ों में वो कमाल नहीं दिखा पाएंगे जी हम T20 के लिए तैयार हैं। डज दिस इवन मेक सेंस? देखिए उमा, आपका सवाल अपनी जगह, लेकिन थोड़ा सा राइट लेफ्ट और आगे पीछे भी देख लेना चाहिए चीजों को। असल में हमारे पास ये रिवायत रही नहीं है, हमारे पास इनकार की रिवायत रही नहीं है। हम जिसको सेलेक्ट करते हैं और जिसको ड्रॉप करते हैं, हमारे पास कोई जवाब या सवाल नहीं होता। अभी जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप खेलने के बाद 5 T20 मैच खेल रही है इंडिया में, और अब से थोड़ी देर पहले डेविड वार्नर उस टीम का पार्ट थे जो 5 T20 मैच खेलेगी। उन्होंने अपने आप को जो है वो इस सीरीज से बाहर कर लिया है। उन्होंने कहा कि वो वापस ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के जो फास्ट बॉलर है ट्रेंट बोल्ट, उन्होंने न्यूजीलैंड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। उन्होंने कहा मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा, मेरी मर्जी जब मैं खेलूं, मेरी मर्जी जब मैं नहीं खेलूं। न्यूजीलैंड ने बोला कोई मसला नहीं, लेकिन हमारे पास ये रिवायत मौजूद नहीं है। मैं बार बार आपसे यही बात कर रहा हूँ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं होता कि क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को पैसे दे रहा होता है। खिलाड़ियों के भी राइट्स हैं, वो खेलने से मना कर सकते हैं। और वहाब रियाज ने ये तक कहा कि हमने उनका मेडिकल कराया है और मेडिकल में कोई ऐसी इनकी जो है वो इंजरी सामने नहीं आई है। हाँ, बॉडी में स्ट्रेस जरूर है। और अभी आपको याद होगा वर्ल्ड कप के दौरान ये बात हो रही थी कि जी हमारे खिलाड़ी तो सिर्फ 4 ओवर डालते हैं, इसलिए वनडे क्रिकेट की इनको आदत ही नहीं है। तो हारिस रऊफ जो है वो काफी अर्से से फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेले, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाना चाहता। तो अच्छा, ये एक अच्छी बात है। कंपैरिजन से क्या या कोई माजी में कोई ऐसी मिसाल आप दे सकते हैं जिसमें किसी ने अपना नाम वापस ले लिया हो फ्रॉम अ T20 स्क्वाड? देखिए उमा, बड़ी तल्ख बात आपके साथ मैं करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसी कोई रिवायत नहीं है, हाफ फिटनेस के ऊपर खिलाड़ी खेलते रहे हैं। पाकिस्तान की एक टेस्ट क्रिकेट है और उनका नाम है इमरान फरज, जो आजकल कोचिंग कर रहे हैं। चंद साल पहले उन्होंने जिम्बाब्वे के दौरे से इसलिए मना किया था कि उनकी अहलिया की तबीयत खराब थी। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो पाकिस्तान से खेले ही नहीं। थोड़ी अरसे पहले की बात है कि हज करने के लिए जा रहे थे अजहर अली और सरफराज, जो कि पाकिस्तान टीम के उस वक्त कैप्टन थे। उनको कोच ने ये कहा कि ये जो हज है ये एक बड़ी मुश्किल और फिजिकल एक्सरसाइज है, तो आप ऐसे करें कि आप हज के बाद जो है वो वापस जिम्बाब्वे ना आए और जिम्बाब्वे का टूर ना करें। आपको पता है कि सरफराज उस टीम के कप्तान थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारे पास 2 मैच नहीं खेलने का ऑप्शन मौजूद है क्योंकि हम ट्रैवलिंग कर रहे होंगे। उसके बाद सीधा हम सऊदी अरब से जिम्बाब्वे लैंड करेंगे क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ पता नहीं, यहाँ पर हम हज की वजह से नहीं खेले और हमारा करियर ही खत्म हो जाए। Which is right. If things are changing now, it's good, but at the same time, Haris Rauf और दीगर लड़के जिनके बारे में हमारे वर्ल्ड कप के दौरान ये तज्जिए तबसरे होते रहे कि इनसे तो वनडे जितने ओवर नहीं बर्दाश्त हो रहा है, अगर वो ये टेस्ट सीरीज़ में भी नहीं जाएंगे और फर्स्ट क्लास तो खेला ही नहीं है, तो इनको वो ट्रेनिंग या वो मौके कहाँ मिलेंगे जहाँ ये 4 ओवर से ज़्यादा फेंकने के अहल बन सकें या स्ट्रेंथ या स्टेमिना गेन कर सकें? मुझसे पूछें आप जी। हाँ, तो मैं अब्दुल्ला बिल्कुल यही बात आपसे कर रहा हूँ कि ये एक अच्छी रिवायत है कि जो डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज हैं या चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज है, वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो खिलाड़ियों के साथ बात कर रहे हैं। और जिस तरह सिकंदर बख्त साहब ये सवाल उठाते रहे माजी में कि जी जिम्बाब्वे, नामीबिया, नेदरलैंड,
और छोटी टीमों के खिलाफ भी बाबर आजम, रिजवान और हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे थे। तो आप आगे वाले दिनों में देखेंगे कि मोहम्मद हफीज जो है आपके सीनियर खिलाड़ियों को इन छोटे मैचों में आराम कराएंगे, बल्कि बड़े मैचों में भी वो मुसलसल उनको नहीं खिलाएंगे। और जो बात हो रही थी कि जी वर्ल्ड कप से पहले हमारे खिलाड़ी इधर राइट, लेफ्ट, शुमाल, जुनूब, मगरिब में जो है वो लीग क्रिकेट खेल रहे थे, तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर जो है वर्ल्ड T20 हो रहा है, उससे पहले आपके खिलाड़ी जो है वो लीग नहीं खेले। चलिए सिकंदर, जमान खान के हवाले से भी सवाल है कि उनको इस स्क्वाड में वर्ल्ड कप में रिजर्व रखा गया था लेकिन फिर खेला नहीं। देखें, वो अभी जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए तो मेरे ख्याल से जमान खान वो फिट ही नहीं होंगे, इस लिहाज से कि उन्होंने कभी पता नहीं 4 रोजा क्रिकेट खेली है नहीं खेली और जाके 20 ओवर करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। अभी जो याया बात कर रहा था, आई टोटली एग्री। इंग्लैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये आम सी चीज है कि प्लेयर कह देता है मैं जहनी तौर पे तैयार नहीं हूँ, मैं मेंटली तौर पे, मेरा जहनी जो है, मेरा मतलब आई एम मेंटली अपसेट और मैं नहीं खेल सकता क्रिकेट, तो वो विड्रॉ कर जाते हैं। मगर मेरे हिसाब से पाकिस्तान का ये पहला और केस है कि जिसमें एक प्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया जाने से मना कर दिया इसलिए कि वो समझता है कि उसके लिए वो जहनी तौर पे या फिजिकली तौर पे तैयार नहीं है। दिस इज द फर्स्ट केस, वेरी इंटरेस्टिंग। और अभी जो सवाल उठ गया है कि जी अब क्या ये कोई लीग खेलने जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो अब फिर क्रिकेट बोर्ड और ये क्रिकेट डायरेक्टर उसको डिसाइड करेगा। मगर ये चीजें होती हैं, लड़के मना कर देते हैं कि जी मैं नहीं खेलना चाहता, मैं बहुत थक गया हूँ जहनी तौर पे। ये होना भी चाहिए, हमें यूज्ड टू होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है। This should have always been the case by the way। अगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था तो हम बहुत ही वाकई दकियानूसी वो ज़माने या ख्यालात में रह रहे थे, because it is your body which tells you what you want to do something। हाँ, but there should be an assessment के बहानेबाजियाँ ना हो रही हों, because there can be many reasons for not going if you don't want to go। would, you know, willingly जी, फाइनल थॉट्स सिकंदर। नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो जो ये मोहम्मद अब्बास की बात कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया में एक बॉलर होता था टेरी ऑल्डरमैन, उसने बहुत लंबी क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और वो इसी तरह के बॉलर थे जिस तरह के मोहम्मद अब्बास थे, जो विकेट टू विकेट गेंदें करते थे और बहुत ही अच्छी। ऑस्ट्रेलिया में भी उनकी लाइन और लेंथ की बॉलिंग बहुत अच्छी और इफेक्टिव हो सकती है। मगर ये दोनों क्रिकेटर हैं, वहाब रियाज भी क्रिकेटर हैं, हफीज भी क्रिकेटर हैं, तो वो उनको बेहतर समझते होंगे, तो इस पर मैं सिर्फ बात करना चाह रहा था। All right, thank you. Got it. Thank you. And thank you Yahya for being with us once again this morning. अच्छा, वैसे जब ये मौसम होता है ना तो ट्रेडिशनली हमने देखा है कि थिएटर बड़ा एक्टिव हो जाता है। At least I've seen that in Punjab. So this is happening here. पता है क्या, मौसम अच्छा होता है ना, एक्टिव होना हो, हमारा वैसे दिल करता है जगहों पे जाने का, because you want to stay out and आप enjoy कर रहे होते हैं। और अगर ये pollution और स्मॉग वाला मामला भी जरा कम हो जाए तो और ज्यादा बेहतर हो जाए ना। मास्क हम काफ़ी लोगों को कब से कह रहे हैं कि मास्क पहनना, मास्क को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना, अब उतार ही ना, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। अच्छा, जियो न्यूज़ के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची एक थिएटर ड्रामा पेश करने जा रहा है और उसका नाम है द वाइट प्लेग। नाम से आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह का इसका मौजू है। तंज़ो मज़ाह पर मुश्तमिल थिएटर का मौजू इंतहाई मुनफरिद है जो ग़ुलामी और साम्राज्यत के गिर्द घूमता है। 22 से 26 नवंबर तक आर्ट्स काउंसिल कराची में पेश किया जाएगा ये ड्रामा, और इसकी हिदायतकार हैं महर जाफरी और अब्दुर्रहमान इसमें लीड अदाकार के तौर पर हमें नजर आएंगे। और दोनों हमारे साथ इन द स्टूडियो। वेलकम गाइस, हाउ आर यू? महर, आपसे स्टार्ट करते हैं। क्या आपको अपील किया अबाउट द वाइट प्लेग? ये खेल मैंने पढ़ा था जब मैं 16 साल की थी, एंड आई रिमेंबर व्हेन आई रेड इट एट दैट टाइम, इट वाज अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग प्ले, इसमें काफ़ी लेयर्स थी, एंड आई वुड से अनफॉर्चुनेटली times are such now कि ये फिर से relevant हो गया because of the situation in the Middle East, because of the situation with war, because of the situation with very much racial supremacy and conversations, and you know, people actually talking about the next world war and things like that. So it's become very relevant again. I feel like history repeats itself. So you picked it up and you thought कि इस पे हमें करना चाहिए। इस तनाज़े के बाद सोचा कि इस खेल को पेश किया जाए, ये पहले से प्लान था? Actually जब मैंने पढ़ा था पहले, मैंने परफॉर्म भी किया था जब मैं 16 साल की थी, long time ago when I was in high school. If I tell you the synopsis of the play, एक super power nation है which is gearing up for its offensive strike to begin the next world war. और इस सारी सिचुएशन में the world has been struck by a pandemic, a disease called the white plague, which is mysteriously killing a lot of people, और किसी के पास इसका कोई वैक्सीन नहीं। एक डॉक्टर आते हैं जो कि अब्दुर्रहमान is playing that character, who has discovered the vaccine and he is willing to give it to the world for free, but एक शर्त है उनकी
कि जो सारे ममालिक के सरबरा हैं वो they agree to end all war. So this becomes the premise in which the plot of the plays move forward. So actually in around जब corona आया था, then it became relevant for reasons of the pandemic, and I started thinking I want to do this play again. And with a few friends from theatre, we started doing readings, और we started discussing about it. And now when it's actually happening earlier this year, and we've been seeing what's been happening around the world, it became again relevant for other reasons again. तो अब्दुल रहमान, आप बता दीजिए कि आपका इंतखाब कैसे हुआ? क्या अभी भी थिएटर में ऑडिशन वगैरह होते हैं, और क्या ये उर्दू प्ले है या ये अंग्रेज़ी में पेश किया जाएगा, क्या मामला है? उर्दू में किया जाएगा। इनफैक्ट ये अंग्रेज़ी वैसे तो ये तो इसका तर्जुमा किया गया। ये चेक रिपब्लिक के एक राइटर है, एक्चुअली उनका था, वहाँ से वो अंग्रेज़ी में हुआ होगा, उसके बाद फिर हम लोगों ने मिल के इसको उर्दू में कन्वर्ट किया। This is the first Urdu production of this play? Yes, which is very interesting. Also. जी. Interesting. So Czech embassy is actually directly involved in it as well because of the fact कि पहली बार उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट हुआ, और उसके बाद चूँकि फिर इन्होंने कुछ मेरी परफॉर्मेंसेस देखी हुई थी थिएटर की, उसकी वजह से फिर करते कराते शी वाज लाइक पढ़ो को सीन वगैरह करके दिखाया, तो शी वाज लाइक उनको पसंद। तो किसने इसका तर्जुमा किसने लिखा? बिकॉज़ वो बड़ा ट्रिकी, वो सबसे ट्रिकी पार्ट होता है कि वो नथिंग इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। अच्छा, वाओ। Actually, that's how we met. I had approached Abdul Rahman to work on the translation of the play together, and then करते then because he's an actor also. अच्छा, एक तो तर्जुमा होता है, लिटरल ट्रांसलेशन होती है, लेकिन क्या कोई आर्टिस्टिक लिबर्टीज ली जाती हैं कि इसको रेलेवेंट करने के लिए मजीद कुछ ऐसा किया? हर जुबान की अपनी कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं, कई जुमले ऐसे होते हैं जो मुकम्मल तौर पे ट्रांसलेट नहीं हो सकते। एक दूसरा है कि ट्रांसलेशन प्राइमरली एसेंस की जाती है उस जुमले की, उस जुमले की एसच लिटरल ट्रांसलेशन की नहीं जाती, ताकि उसका एक्शन जो है थिएटर पे जो हम लोगों ने करना है वो कहीं ना कहीं डैमेज ना हो सके। उस चक्कर में ये अडेप्टेशन भी करनी पड़ती है। वी हैव डन अ लॉट ऑफ अडेप्टेशन एज वेल एट सर्टेन पॉइंट्स, इसी वजह से। और फिर ह्यूमर बिल्कुल वक्त के हिसाब भी बदलता है, माहौल के हिसाब भी बदलता है, कल्चरल रेलेवेंस भी जरूरी है उस ह्यूमर की कि आज 2023 में कराची में बैठी हो ऑडियंस हंस सके उस बात पे। जाहिर है 1930 में शायद हंसती होगी, आज नहीं रहे। नहीं, कुछ चीजें तो पुराना ह्यूमर कभी पर क्रिंज करना स्टार्ट हो जाता है, वो अभी बिल्कुल नहीं रहता। बिकॉज़ खेल जो इट्स अ फिजिकल लाइव फॉर्म ऑफ आर्ट rather than a book which is purely literary. ये खेल लिखा गया था 1937 में, just before World War II, लेकिन अब जो हमने adaptation की it's in the treatment of the play. तो अगर आप देखेंगे for example I've kept it vague, the time period, we've mixed media in it, so people are using cell phones also, they're using television cameras also, but they're also old school, so we've mixed a lot of errors and a lot of there's no timeline of the play. There's no timeline, and essentially the story is, the reason why is probably because the story is timeless. War and all. And अच्छा, ये आपका मेहर from your perspective, ये this is your as a director your debut venture या आप करती रहती हैं? मैंने खेल डायरेक्ट किए हैं पास में। I've worked mostly in film as a filmmaker, as a director, as a producer, and as an actor. थिएटर में मैंने एक्ट किया है ज़्यादा, डायरेक्ट कम किया है, सो आई वुड से दिस इज लाइक अबाउट द 4th 5th। तो क्या चैलेंज क्या आपको नज़र आ रहा है इसको करने में? बिकॉज ऑब्वियसली एक फिल्म बनाना एक और चीज़ है, थिएटर तो आई थिंक इंडिपेंडेंट आर्ट पाकिस्तान में है ही एक चैलेंज, बिकॉज उसकी एक तो फंडिंग रिसोर्सेज कम ही होती है यहाँ पे। So that's a challenge in itself, and you work so hard. There's not that much money. भाई आप हंस सकते हैं, आप शायद रोने के मौके भी मिले आपको इस प्ले में। द वाइट प्लेग कल से शुरू हो रहा है कराची आर्ट्स काउंसिल में, और इतवार तक ये खेल जारी रहेगा। आप रोजाना जाकर ये देख सकते हैं 8 बजे। जबरदस्त। थैंक यू मेहर, थैंक यू अब्दुल रहमान, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। वर्ल्ड कप के बाद हुआ ये कि सोशल मीडिया पे तो इतनी डिबेट्स और ये क्या हुआ, क्यों हुआ, खासतौर पे इंडिया की परफॉर्मेंस के हवाले से, डूइंग सो वेल, और फिर बहुत से लोगों ने कहा कि ये विनर्स फटीग भी होती है कि जब इतना जीत रहे हो तो फिर आप ज़रा थक ही जाते हैं जीत के, व्हाटएवर दैट मीन्स। तो हमने कहा कि क्यों ना हम फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर एक पर्सपेक्टिव लें। और आपको पता है भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा अगर तनकीद करने पे आए तो ज़रा एट टाइम्स हमें लगता है कि हद पार कर देता है, और भारतीय अवाम भी हमारी तरह जज्बाती हैं सॉर्ट ऑफ, लेकिन हमें ये लगता है कि शायद वो ज़्यादा ही जज्बाती हैं। इसीलिए हमने ये पर्सपेक्टिव जानने के लिए जहमत दी है। ABP के लिए काम करने वाले भारतीय सहाफ़ी हैं GS विवेक, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप
तो वर्ल्ड कप फाइनल हार गया है इंडिया। मेरा ख्याल है थोड़ा सा संभलने का मौका देने के बाद विवेक हमने आपको जहमत दी है, और आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पूरा टूर्नामेंट आप लोग बड़ा वन साइडेड खेल कर जीतते रहे हैं। हाँ। जो भी मैच होता था आप खेलते थे, जीत जाते थे। आपके ख्याल में या आपके यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके ख्याल में फाइनल में हुआ क्या? देखिए, गलत सिर्फ इतना था कि वो दिन हमारा नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया जो है एक वर्ल्ड बीटिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम से हारी। अगर ऐसा होता तो शायद वो नजरिया और वो बातें और वो जो पूरा एटमॉस्फेयर होता वो अलग होता। आई थिंक इस बात का हम सबको एहसास है कि ये एक वर्ल्ड बीटिंग ऑस्ट्रेलिया साइड नहीं थी। उस दिन फाइनल के दिन 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया की वो टीम इंडिया के से बेहतर खेली, क्योंकि अगर आप 10 मैच जीते हैं तो आप तुक्के से नहीं जीते और लगातार जीतते आ रहे हो। तो इसका और आपने हर टीम को हराया इस पूरे कंपटीशन में। ऐसी कोई टीम नहीं है जिसको आपने कन्विंसिंगली नहीं हराया हो। तो मुझे लगता है कि था एक अच्छी वो अच्छा दिन था ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से, जो उन्होंने उस दिन बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिया। डिसअपॉइंटमेंट ये है कि इतने पास आके जब आप हार जाते हो तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है। एक स्लाइट फ्रस्ट्रेशन है कि हम ये ड्राउट खत्म नहीं कर पाए, बट गुस्सा नहीं है। एंड बुरा लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है और फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। बट आई थिंक ये बिलीफ है कि ये जो टीम इंडिया है वो एक वर्ल्ड बीटिंग टीम है, और जिससे हम हारे ऑस्ट्रेलिया से, वो शायद वर्ल्ड बीटिंग टीम नहीं है, क्योंकि हमने इससे बेहतर ऑस्ट्रेलिया की टीमें देखी हैं। ये वाकई में वो टीम नहीं है, लेकिन हाँ, उस दिन उस जगह और उस पिच पर शायद ऑस्ट्रेलिया का एक बल्लेबाज जो है वो बाकी सबसे बेहतर खेल गया, जिसकी वजह से टीम इंडिया के पास वो किताब नहीं है, वो किताब ऑस्ट्रेलिया के पास। अच्छा विवेक, आपका ये कहना है कि डिसअपॉइंटमेंट तो थी लेकिन गुस्सा ऐसा नहीं था, लेकिन हमें बिल्कुल ऑपोजिट नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे देखें तो इट इज़ डिसअपॉइंटिंग द वे इंडियन फैंस हैव बिन रिस्पॉन्डिंग। ख़ास तौर पे विनिंग टीम जो है, जो चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया उसके बाद बने, उनके बड़े बड़े सितारे हैं, उनको टैग करके धमकियाँ और गालियाँ, उनकी फैमिलीज़ को टैग करके। मैक्सवेल की वाइफ हैपन्स टू बी एन इंडियन, और बहुत ही हम खैर वी नॉट गो टू दैट लेंथ कि क्या क्या गंदे अल्फाज में और धमकियां दी गई, और ये 1-2 अकाउंट्स नहीं थे, भरे पड़े थे। इसलिए हम जरा कंसर्न होते हैं कि इतना क्यों पर्सनली ले लिया इंडियन फैंस ने। इंडियन टीम फाइनल में ही हारी है, उससे पहले तो अगर देखें तो पूरा टूर्नामेंट और फिर पूरा साल बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते रहे हैं। वी डू एक्नॉलेज दैट। एक फाइनल हारने के बाद मीडिया या फैंस का ये मुतालबा कि टीम बदल दी जाए, कोच बदल दिया जाए, ये गलत नहीं है। आई मीन अच्छी परफॉर्मेंस को तो सेलिब्रेट करना चाहिए था। बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन थोड़े से फैक्ट्स ये है कि राहुल द्रविड़ बतौर कोच, उनका कार्यकाल फाइनल के साथ खत्म हो जाता है। उनको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली एंड हो जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट वो रिन्यू करना चाहेंगे या नहीं, ये सबसे पहले तो खुद राहुल द्रविड़ पर है। बतौर कैप्टन जो है, जो टीम इंडिया की जो पॉलिसी है, जो टीम इंडिया की जो प्लानिंग है, वो वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप चलती है। T20 वर्ल्ड कप टू T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप टू वनडे वर्ल्ड कप। तो अब जो है अगले 4 साल की प्लानिंग, या अगले 2 साल के बाद 2025 में जब पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में जो है हमको चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है, तो उसकी प्लानिंग के लिए क्या विराट और रोहित उस प्लानिंग का हिस्सा होंगे या नहीं, ये सब चीजें बीसीसीआई के टॉप बॉसेस, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स, ये सब तय करेंगे। और उसके बाद ही कोई शक्ल सूरत आएगी टीम इंडिया की। क्या वो शक्ल सूरत वैसे ही है जैसे अभी है? मुझे नहीं लगता 1-2 साल के लिए बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो इस पूरे टीम इंडिया में जो भी लोग खेल रहे हैं वो बहुत ज्यादा सीनियर नहीं है। वो एक अच्छा एक मिक्स है बिटवीन यूथ एंड सीनियर्स का, जो सीनियर्स जो बहुत ज्यादा उनकी उम्र 40 के आसपास नहीं जा रही है। तो वेट करके देखना पड़ेगा, लेकिन कोई फिलहाल जो है ना रोहित की कप्तानी छोड़ने के लिए कोई कह रहा है, ना कोई राहुल द्रविड़ को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। और अगर कोई बातें होंगी भी तो वो सिर्फ ये होगा कि रोहित को कुछ और समय खेलना चाहिए, रोहित और विराट को T20 भी खेलना चाहिए, राहुल द्रविड़ को 1 साल हमें और कोच का मौका देना चाहिए। तो ये सब बातें होंगी। लेकिन खुद राहुल द्रविड़ से जब ये पूछा गया तो राहुल द्रविड़ ने ये कहा कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में अभी फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए अपने आप को संभालने का, अपनी टीम को संभालने का, क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशंस फिलहाल चल रहे हैं ड्रेसिंग रूम में, उन सबको टोन डाउन करना है। उसके बाद ही कोई क्लियर थॉट आ सकता है कि, और उसके बाद मैं तय करूंगा, क्योंकि राहुल द्रविड़ का जो बेटा है समित, वो एज 2 क्रिकेट खेल रहा है कर्नाटका के लिए। तो राहुल चाहते हैं कि कुछ समय वो अपने बेटे के साथ और उनके करियर को लेकर भी बिताएं। तो बहुत सारे चॉइसेस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं
खुद राहुल द्रविड़ के पास। और रोहित शर्मा ने भी कहा था कि आई हैवंट हैड टाइम टू रिफ्लेक्ट on how my future lies. So ये डिसीजन राहुल का, रोहित का, ये दोनों लोग तय करेंगे। जब इस तरह का टूर्नामेंट इंसान हारता है तो बहुत सारा इंसान सोचता भी है, रिफ्लेक्ट करने का मौका भी चाहता है। एक तनकीद ऑल्दो विवेक ये हो रही है कि एक अच्छी टीम थी इंडिया, नो डाउट अबाउट इट, वर्ल्ड कप जीतने की अहलियत भी रखती थी, लेकिन बीसीसीआई जाने क्यों बिला वजह पिच वगैरह से छेड़छाड़ करती रही। मतलब इंटरनेशनल जरीदों में बाकायदा आर्टिकल्स छपे हैं, ये हम कोई सुनी सुनाई या घड़ी घड़ाई बात नहीं कर रहे हैं। एक एक्स्ट्रा एडवांटेज लेने की कोशिश का इल्ज़ाम लगता रहा है बीसीसीआई पे। आपको लगता है इसका फायदा हुआ या उल्टा नुकसान हुआ? देखिए, बड़ा अम्यूजिंग रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में पिचेस को लेकर बातें। आईसीसी का टूर्नामेंट है, एंडी एटकिंसन खुद क्यूरेटर है, और अगर वो चाहते तो पिच बदल सकते थे, वो चाहते तो हेवी रोलर नहीं लगा के वो छोटा रोलर लगा सकते थे, वो चाहे तो विकेट पर जो है पानी डाल सकते थे और बोलते थे ग्राउंड्समैन को कि आप रोल कीजिए। ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं, अगर किया भी और अगर लोगों ने करा नहीं तो उसके बारे में उन्होंने बोला नहीं। तो पिच को लेकर है, आप इस चीज को लोगों को समझना पड़ेगा कि ये 1.5 महीने लंबा टूर्नामेंट था, हर वेन्यू पे आप 5-5 मैचेस खेले हैं, और ये जो पूरा दौर है इंडिया ही नहीं, आप अगर कहीं भी देखें तो क्लाइमेट की एक्सट्रीमिटीज है। हम सब ये कहते रहे कि ड्यू आएगा, पूरे टूर्नामेंट में ड्यू नहीं आएगा। जब लगा कि ड्यू नहीं आएगा उस वक्त पर ड्यू आया फाइनल में अहमदाबाद में। जब हमें लगा कि गर्मी जो है क्लाइमेट ठीक ठाक होगा, उस टाइम पे बहुत एक्सट्रीम गर्मी हुई। दोपहर का क्लाइमेट अलग, शाम का क्लाइमेट अलग। तो एक पूरे रीजन में अगर हम एशिया को ही देखें, अगर हम दुबई में इतनी बारिश हो रही है जितना किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, तो एक्सट्रीम क्लाइमेट चल रहा है। न्यू दिल्ली में फॉग चल रहा है और स्मॉग भी है, थोड़ा पोल्यूशन भी है, थोड़ा क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो पिच को लेकर हाँ थोड़ा अम्यूजिंग जरूर रहा, लेकिन अगर इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं तो आप नहीं चाहोगे कि आप डॉक्टर्ड पिचेस पर खेलो, क्योंकि अगर आप डॉक्टर्ड पिचेस पर खेलते हो तो आप ऑपोजिशन के जो सो कॉल्ड ऑर्डिनरी स्पिनर्स हैं आप उनको भी मौका देते हो कि वो भी आके गेम में रहें। तो ये थोड़ा फ्रैक्शन मुझे बहुत अजीब लगता है कि जब ये कहते हैं कि पिचेस को सूट करने वाली अगर जो है हम अपनी टीम इंडिया के हिसाब से करें, क्योंकि अगर आप विकेटें देखें तो मोहम्मद शमी के सबसे ज्यादा विकेटें हैं, उसके बाद जसप्रीत बुमराह के हैं, तो फास्ट बॉलर्स ने विकेट लिया। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने बिल्कुल घास वाली विकेट यहाँ पर देखने को मिली है, हमको अच्छे विकेट मिली है। शायद थोड़ी विकेटें और बेहतर हो सकती थी। आमतौर पर हम देखते हैं कि आईसीसी की विकेटें काफी पाटा होती हैं, बट वो फॉरेन कंडीशंस है जहाँ पर एक्सट्रीम सन, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी नहीं होती है, वहाँ पर क्लाइमेट ओवरऑल हमेशा एक तरफ का रहता है, चाहे वो कंट्री के इस तरफ खेले, कंट्री के उस तरफ खेले। जब आप इंडिया में खेलते हो, इतने बड़े कंट्री में खेलते हो जिसमें नॉर्थ में भी खेलते हो, आप साउथ में भी खेलते हो, ईस्ट में भी खेलते हो, वेस्ट में भी खेलते हो, तो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अलग अलग। चलें ठीक है, ये भी बात समझ आ गई विवेक। ये भी बताएं, हम समझना चाह रहे हैं कि बहुत से ग्राउंड में, बहुत से स्टेडियम्स में मैचेस हुए, लेकिन अहमदाबाद के क्राउड पर भी एक सवाल उठ रहा था। बाकी इंडिया भर में हमने देखा कि दीगर टीमों की सपोर्ट मौजूद होती थी, बल्कि इंडिया के बॉलर्स को चौका लगने पर एक आध ताली भी बज जाती थी, तो इट वाज ओके। लेकिन अहमदाबाद का इतना हॉस्टाइल क्राउड, लगता था कोई स्पोर्टिंग स्पिरिट ही नहीं है उनमें। तो ये आप लोगों ने भी नोटिस किया? देखिए, अहमदाबाद में दो बहुत बड़े मुकाबले हुए, एक था भारत पाकिस्तान का और एक था वर्ल्ड कप का फाइनल, और दोनों में इंडियन टीम खेल रही है। बाकी सभी अगर आप मैचेस की बात करें तो वो मैचेस लीग के मैचेस थे या फिर वो दो अलग इंडिपेंडेंट टीमों की थी। जब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल हुआ ईडन गार्डन्स में तो तालियां बजी, हैदराबाद में जब पाकिस्तान खेल रहा तो पाकिस्तान के लिए तालियां बजी। अहमदाबाद वॉज इंडिया पाकिस्तान जो है वो शायद एशेज से भी बड़ा है क्रिकेट में। और पैट कमिंस ने ये कहा भी था फाइनल से पहले कि 1 लाख लोग होंगे वहां पर, एंड आई वांट टू साइलेंस द क्राउड। अगर वो आप जज्बा रखते हो को क्राउड को साइलेंस करने का, तो आप वो खेल भी दिखा सकते हो जो उन्होंने दिखाया। और अगर 1 लाख लोग के रहने से जो है और उनके बोलने से, करने से अगर दूसरी टीम हार सकती है तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल हार जाती है और इंडिया जरूर वर्ल्ड चैंपियन बना। ऐसा नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीती है और 1 लाख लोगों को उन्होंने साइलेंट किया। तो आई थिंक पाकिस्तान ने भी जो शुरुआत करी थी, ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान ने जब मैच खेला था भारत के खिलाफ तो जो शुरुआत हुई थी, शानदार शुरुआत हुई थी पाकिस्तान की तरफ, और उन्होंने भी क्राउड को थोड़ा बहुत साइलेंट कर दिया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने चोक किया तो उसका कोई इलाज ही नहीं था। सो इंडियन टीम्स
और क्या मेरे ख्याल से शायद एशियन टीम्स अगर हम बात करें, सिर्फ इंडियन की बात नहीं, पाकिस्तान क्राउड इज वेरी पैशनेट, बांग्लादेश तो बहुत ज्यादा पैशनेट है। एशिया कप में हमने देखा कि श्रीलंकन टीम को किस तरीके से उन्होंने बैक किया, हालांकि वो टीम ट्रांजिशन वाली टीम। तो आई थिंक ये एशिया की फिलॉसफी है, अपनी टीम को बहुत पैशनेटली बैक करना, और अगर उसमें ऑपोजिशन अच्छा खेलती है तो अगर आप शांत रहते हैं तो मेरे ख्याल से वो भी एक अप्रिसिएशन की तरह अगर माना जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। तो शांत रहना, अगर खामोश हैं और गुस्सा नहीं कर रहे हैं तो वो भी अप्रिसिएशन की तरह ही लिया जाए। फिर गुस्सा दिखा देते हैं, I'm sorry but it sounded like that। अच्छा विवेक, अब इंडिया के लिए परेशानी की बात तो होगी कि 10 सालों में कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीत पा रहे हैं, फाइनल तक पहुंचकर भी नहीं जीत पा रहे हैं। अगला वनडे टूर्नामेंट 2 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, लेकिन इसके लिए इंडिया को आना होगा कहाँ? पाकिस्तान। तो आप देख रहे हैं ऐसा होता हुआ? क्यों नहीं, मतलब आईसीसी का टूर्नामेंट, और ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया जो है पाकिस्तान आए नहीं। मैं खुद 2 बार पाकिस्तान आया हूँ, और टेस्ट सीरीज के लिए, वनडे सीरीज के लिए, और उसके बाद दोबारा भी फुल बायलैटरल टूर के लिए भी आया हूँ। तो इंडिया का स्टांस हमेशा से काफी सिंपल रहा है, हमेशा से व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान और टूरिंग पाकिस्तान, कि वो बायलैटरल खेलना नहीं चाहते हैं, आईसीसी के टूर्नामेंट्स का वो इज्जत करते हैं। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की टीम भी इंडिया आकर आईसीसी के टूर्नामेंट्स में खेलती है। और एक अनरिटन सा रूल हो गया है कि जब भी आईसीसी का टूर्नामेंट होता है तो दोनों टीमें आमने सामने एक दूसरे के साथ खेलती है या एशिया कप खेलती है। तो अगर सारे मसले बिल्कुल सेम रहे और अगर देयर आर नो सिक्योरिटी कंसर्न्स, आई डोंट सी एनी रीजन कि व्हाई टीम इंडिया विल नॉट कम टू पाकिस्तान फॉर द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि वो एक आईसीसी का इवेंट है। सो आपको कंडीशनल गो अहेड जरूर मिल जाएगा, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। और हम सब वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू कम बैक टू पाकिस्तान, प्ले सम क्रिकेट एंड वॉच सम क्रिकेट इन पाकिस्तान, बिकॉज वो मेरे 2 दौरे थे, वो काफ़ी यादगार थे, और हमने बहुत अच्छी क्रिकेट देखी दोनों टीमों की तरफ से, कुछ स्पेशल परफॉर्मेंसेस देखे हमने अपने इंडियन प्लेयर्स की तरफ, और पूरी हॉस्पिटैलिटी जो थी पाकिस्तान के आवाम की तरफ से वो काफ़ी खास थी और काफ़ी स्पेशल है हम सब के लिए। सो आईसीसी टूर्नामेंट है 2025 में, एंड आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई टीम इंडिया विल नॉट कम टू पाकिस्तान टू प्ले द चैंपियंस ट्रॉफी। वेल, अभी आप आईसीसी के इवेंट की बात कर रहे थे विवेक, अभी हमने एशिया कप देखा है, टीम इंडिया कहाँ आई पाकिस्तान खेलने के लिए? हाँ, तो लेट्स सी, मतलब आपकी उम्मीद तो है, सीरीज तो नहीं थी वो, उसमें नहीं आई टीम इंडिया पाकिस्तान। बट आपको पता है ना कि ऑन द ग्राउंड जब आपकी हुकूमतें और इस किस्म की चीज़ें बदल जाती हैं, मतलब ऑब्वियसली चेंजेस आते हैं ना। हम 2 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या पता कि आगे क्या होना है। अभी देख के तो लगता है कि शायद ना ही आए, बिकॉज इस बार भी नहीं आए थे, लेकिन लेट्स सी। GS विवेक फ्रॉम ABP, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, थोड़ी सी हम इलेक्शन की बात नहीं की हमने काफी, क्योंकि कोई बात इतनी, आई एम सॉरी, इतनी कोई कल की थी वैसे थोड़ी बहुत, लेकिन हमें जरा ज्यादा करनी चाहिए। थोड़ा माहौल बनाएंगे हम भी, तो बनेंगे। चलो फिर हम ही बनाएंगे, क्योंकि लगता है कि हमारे अलावा कोई बना कोई खास नहीं रहा। तो इंतखाबात में जी आपको पता है कि ज्यादा वक्त अब नहीं रहा, अभी तक वो फीलर नहीं आया वैसे कि इंतखाबात में एक्चुअली ज्यादा वक्त नहीं रहा है। बात हफ्तों पर आ गई। अब्दुल्ला, क्या बात करें, आप अफ्रीका में थे, आपको नहीं पता बहुत कुछ हो गया है पीछे, और चंद दिनों की बात है 30 नवंबर तक हल्का बंदियां भी मुकम्मल हो जाएंगी, तो जिसके बाद इंतखाबी स्केड्यूल जो है उसका ऐलान हो जाएगा। सियासी जमातों की हल्की फुल्की इंतखाबी मुहिम जो है वो चल रही है। जस्ट बाय द वे आपको पता होना चाहिए, चाय की चुस्की और थोड़े से पकौड़ों के ऊपर, a little bit yes, लेकिन इससे पहले के काम जो करने हैं, हैरान कुन तौर पर सियासी जमातें इस मामले में ज्यादा सरगर्म नहीं है। यही तो मैं कह रहा था, माहौल नहीं है ना, लेकिन अभी बन जाएगा ना, वेट करो। तो अच्छा चलें आप बताओ। मंशूर का ऐलान, जैसा कि क्यों नहीं है, मैं क्यों कह रहा हूँ, मंशूर का ऐलान, टिकटों की तकसीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट एडजस्टमेंट्स, ऐसा नहीं है कि ये चंद दिनों का काम है, इसमें बहुत वक्त और मेहनत लगती है। पीपल्स पार्टी से शुरू कर लेते हैं, इनकी क़यादत तो अब तक मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ पर ही जमा नहीं हो सकी कि आगे क्या बात करें। जरदारी साहब कुछ और कहते हैं, बिलावल भुट्टो साहब कुछ और बयान देते हैं। कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने फिर नून लीग पर तंज के तीर चलाए। अगर हमने इलेक्शन से पहले रिजल्ट्स तय करना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। कोई एक साहब वजीर आजम बनेगा तो कोई दूसरा धांधली का इल्जाम लगाएगा, धरना शरना का सियासत करता रहेगा, और उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम का होगा। एक तो वो जेल वाले हैं, तो दूसरे कहते हैं कि हम 2 दहाई अक्सरियत, बात तो हो गई, और 2 दहाई अक्सरियत हमारा। इनके लिए एक जलसा वो भी लाहौर में करवाया गया, और वो इतना जोर और शोर से बोल रहे हैं
कि 2 दहाई लेकर आएंगे, 18वीं तरमीम में भी तरमीम करेंगे। मेरा ख्याल में बेहतर ये होगा कि इलेक्शंस होने दे, हम देखते हैं कि अवाम कौन सा फैसला करते हैं। गिरगिट ये आप अब्दुल्ला की बड़ी और कहानियां भी साथ साथ चल रही होती हैं ना, तो इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि अभी ये अमेरिका में होके आए हैं तो वहाँ की हमें पूरी एक कहानी सुना रहे हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी सियासी जलसे कर रही है, इंतखाबी इत्तेहाद भी बना रही है, लेकिन मंशूर टिकटों की तकसीम का मामला अभी तक हुआ है लटका। नून लीग अगरचे 33 रुकनी मंशूर कमेटी का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अब तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई है। मियां नवाज शरीफ जो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं, इनके सामने अब तक बड़े बड़े कानूनी चैलेंजेस मौजूद तो हैं। साथ ही आपको बता दें कि मौलाना फजल रहमान में भी माजी के बरक्स इस मरतबा इलेक्शन के लिए ज़्यादा गर्मजोशी नहीं दिखा रहे। सो वाकई इट्स नॉट द माहौल इज़ नॉट एज वी आर यूज्ड टू। यही ज़रा पता भी कर लेते हैं। तो वराइद साहब हमारे साथ है। वराइद साहब, हम भी बातें ये कर रहे हैं एंड आई एम श्योर ये एक सेंस भी है कि इलेक्शन अब ज़्यादा दूर नहीं है, हल्का बंदियों वाला मामला भी फाइनल होने वाला है और स्केड्यूल भी हफ्ते 2 हफ्ते में उसकी बात हो जाएगी। लेकिन वो रिवायती रौनक, जलसे जुलूस, रैलियाँ, मुलाकातें, मतलब ये बहुत सी चीज़ें, सीट एडजस्टमेंट की बात कर ले, ये एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। तो क्या अभी इस सब का वक्त नहीं आया या फिर इंतज़ार फरमाइए, सब कुछ होने वाला है? देखिए, एक तो इलेक्शन का टेम्पो बनने में वक्त लगता है और अभी दूसरी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि जो राइवल्स हैं वो क्लियर नहीं है। मसलन फ़र्ज़ करें, ये तो पता है कि नून का कौन कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है उनकी जो राइवल पार्टी है पीटीआई, उसका कैंडिडेट कौन होगा ये अभी चूँकि मुश्किल है, तो इसलिए कैंपेन बनना या एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो इंतखाबी मुहिम करना ये मुश्किल हो रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होंगे तो उसके बाद ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा वड़ायत साहब, अब इलेक्शन की तैयारियों की बात कर लें तो मुस्लिम लीग नून इस हद तक तो कुछ कर रही है कि सिंध में इत्तेहाद कर लिया, बलोचिस्तान का ज़रा चक्कर मारा है, लेकिन अब तक अपने गढ़ पंजाब में एक्टिव हुए ना, अपने कायद की ना अहली ख़त्म करा पाए हैं। तो क्या इसके बावजूद इन्हें इलेक्शन रेडी कहा जा सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो अपनी जो है सरगर्मियाँ पंजाब की वो इतनी ज़ाहिर नहीं कर रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर हलके पे और हर ज़िले में ना इस पे काम हो रहा है। और आप ये देखते हैं ना कि हर 2 रोज़ 1 या 2 अनाउंसमेंट्स होती हैं कि जो मुस्लिम लीग नून में शामिल है, ये सारे वो लोग हैं जो नून की तरफ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि नहीं, बड़ी सीरियसली नून जो है वो परसू कर रही है और अंदर ही अंदर सारी तैयारियाँ कर रही है। और ये ना समझे कि नून जो है वो बिल्कुल सोई बैठी है, नहीं, नून बड़ी एक्टिव है इस मामले में। और दूसरी तरफ ये है कि उनके जो राइवल हैं वो अभी क्लैरिटी नहीं है कि कौन राइवल होंगे उनके कैंडिडेट। तो यानी इतने भी इनएक्टिव नहीं बैठे हुए, कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा है। राइट साहब, मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों को जो टफ टाइम मिलना है वो तहरीके इंसाफ से अब ज़्यादा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी से ही तवक्को किया जा सकता है कि वो उनको टफ टाइम दें। लेकिन जरदारी साहब और बिलावल इलेक्शन कमीशन पर एतमाद से मुतालिक एक पेज पर नहीं है, तो उनकी बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट व्यूज़ हैं। तो क्या ये कन्फ्यूजन पार्टी के लिए नुकसानदेह नहीं होगी? नहीं, एक तो देखें, जो बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट या आसिफ जरदारी साहब की स्टेटमेंट, ये ऐसे ही है गुड कॉप बैड कॉप। दोनों का मफाद पीपल्स पार्टी है, दोनों का मफाद ज़्यादा सीटें लेने हैं, दोनों का मफाद ये है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले। तो इसमें तो कोई उनके आपस के तजाद नहीं है। और दूसरी बात है, मैं समझता हूँ कि नून के साथ भी जो उनकी मुहाज़र आई है वो ज़्यादा स्पेस लेने की है, कोई सीरियस नहीं है। हो सकता है कल को ये दोनों फिर हुकूमत में जो है वो इकट्ठे बैठ जाएँ। और पंजाब में जो असल लड़ाई है वो PTI की और नून की होगी, पीपल्स पार्टी और नून लीग की नहीं है। जब भी पंजाब में इलेक्शन होगा तो वो पहला इलेक्शन जो है वो PTI और नून के मद्दे मुकाबल होगा। बहुत शुक्रिया जी वरायत साहब। अभी तक PTI और मुस्लिम लीग नून के मद्दे मुकाबल ही पंजाब में इलेक्शन टाकरा या मार्का होगा। हाँ, दिस इज द मोस्ट वी हैव स्पोकन अबाउट द अपकमिंग इलेक्शन, वरना बाकी कोई खास बात हो नहीं रही। लेकिन आपको मुझे इत्मीनान हो गया कि हम सियासत पे आ गए।
इलेक्शन होने वाले हैं, मतलब आपकी तसल्ली के लिए इलेक्शन तो होने ही है। जिंदगी का हमारा बड़ा हाईलाइट होता है, वी ऑल वेट फॉर इलेक्शन, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू देम। You guys tell us what you think, ठीक है? तो कौन इंतजार में बैठा है कि कब होंगे, प्लीज हमें लिखें। और आप पहचान गए होंगे मास्टर फ्रेम में कि कौन है हमारे साथ मौजूद, और जब ये होते हैं अहमद शाह साहब, प्रेसिडेंट कराची आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान, तो फिर ऐसा हम समझ लेते हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है, ना सिर्फ कराची में। और खूबसूरती ये है कि सिर्फ कराची तक के मामला महदूद नहीं रहे, तो इससे पहले आपको याद ही होगा भर तक इन्होंने अपना जाल फैला दिया है और पंजे गाड़ दिए हैं। सक्खर लिटरेचर फेस्टिवल आपको याद होगा, उस पर भी बड़ी तफसीली हमने बात की थी। उसकी कामयाबी के बाद आर्ट्स काउंसिल कराची एक और बड़ा इवेंट कराने जा रहा है। I would like to pause you for a while. सक्खर लिटरेचर फेस्टिवल बात हमने भी की थी, ठीक है, हो जाएगा, कितने लोग आ जाएंगे? It turned out to be massive. Yes, it was a mega event. In fact, बात तो हम उर्दू कॉन्फ्रेंस की करने लगे हैं, जो कि अभी 30 नवंबर को स्टार्ट होगा यहाँ कराची में। लेकिन शाह साहब, वेलकम टू द शो। सक्खर लिटरेचर फेस्टिवल जो हुआ वो इतना इम्प्रेसिव था, वी सॉ इट, ऑब्वियसली उसकी क्लिप्स वगैरह आए, क्या ज़बरदस्त लाइनअप थी, मुशायरा सीम्ड अमेजिंग। उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए, सक्खर मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था बिल्कुल। पिछली बार जब हम आपके शो में आए थे तो हमने आखिरी बातें यही की थी कि हम सक्खर भी जा रहे हैं, बट किसी को अंदाज़ा नहीं था। ये बिल्कुल अरब स्प्रिंग की तरह की कोई चीज़ हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। और ये कुछ और निशानियाँ हैं कि इस मुल्क के हुक्मरान किसी और तरह से सोचते हैं, जो इस मुल्क के लिए प्लान करते हैं कुछ और तरह से सोचते हैं, और ग्राउंड पे जो यहाँ की यूथ है उनके इश्यूज़ क्या हैं, वो किस तरह से सोचते हैं। सक्खर एक छोटा सा शहर है अपर सिंध में, लेकिन आधे सिंध का तजारती मरकज़ है। आप यकीन मानें कि हमारे पास शुरू में 27,000 तो रजिस्ट्रेशन आ गई थी ऑनलाइन। 27,000, लेकिन फिर हमने कोई 2-3 दिन पहले रजिस्ट्रेशन बंद कर दी। हमारे पास 1.5 लाख से ज़्यादा लोग आए, और उसके बाद 50,000 से ज़्यादा गेट से बाहर रह गए, क्योंकि 6 बजे हमने गेट बंद कर दिए थे। वहाँ जो मुशायरा हुआ वो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मुशायरा था, और उर्दू मुशायरे में। और दूसरी बात, ये जो इन्होंने तकसीम कर दिया था एथनिक बुनियाद पे, सेक्रेटेरियन बुनियाद पे, पॉलिटिकली, वहाँ आधी आबादी उर्दू है, आधी सिंधी है। वो सारे के सारे दिल सबके एक तरह से धड़क रहे थे। वो सिंधी शायरी पे, उर्दू शायरी पे, सैफ समीजो के गाने पे, आसिम अजहर के गाने पे एक साथ मिलकर 20-30 हज़ार बच्चे बच्चियाँ डांस कर रहे थे, और एक उंगली किसी को टच नहीं हुई, एक पौधा नहीं टूटा, और ऐसा लग रहा था ये एक कोई इनकलाब है। और कोई ऐसा जलसा माजी करीब में मैंने नहीं देखा किसी बड़े मकबूल रहनुमा का, जितने इस लिटरेचर फेस्टिवल में। और 97-98% नौजवान थे। लाड़काना की यूनिवर्सिटीज़, सक्खर की यूनिवर्सिटीज़, खैरपुर की यूनिवर्सिटीज़, और शिकारपुर की शेख अयाज यूनिवर्सिटी, नवाबशाह की यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियां, ये सारे नौजवान थे। ये क्रिटिकल सेशंस अटेंड करते थे, ये सवाल जवाब करते थे। तो ये एक ज़मीन से रिश्ता टूट गया है हमारी अशराफिया का, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मेरे लिए एक बड़ा तजुर्बा था। मुझे पहले दिन सुबह तो अंदाज़ा हो गया कि अब मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे इसकी सिक्योरिटी बीफ अप करनी है। सक्खर डाकुओं की वजह से मशहूर है, सक्खर इसकी वजह से मशहूर है, ये जो बच्चियों के साथ मजालिम होते हैं, और ये जो फंडामेंटलिज्म है। और आपको पता है कि वहाँ ये हिंदुओं को मुसलमान करके ये करना, तो बहुत ही एक फंडो किस्म का शहर मशहूर है सक्खर। तो वो सब बुलडोज हो गया, कोई प्रेशर ग्रुप, कोई नारेबाजी, कोई ऐसा। Which means शाह साहब कि आपने जब वो सारा क्राउड और जो लोग आए, तो ये तो माइनॉरिटी में हैं ये चीज़ें जो हमारे सामने उठती हैं। डाकुओं का शहर, मेजॉरिटी तो बड़ी प्रोग्रेसिव लग रही है। नहीं, ये है ही नहीं ग्राउंड पर। ये सब प्रेशर ग्रुप्स नहीं है ना, नहीं, ये प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करते। देखिए, उन्हें मौके मिलते हैं। अब इन बच्चों को मौका मिला पहली बार पार्टिसिपेट करने का, तो उन्होंने आके बता दिया कि दिस इज अस। बात तो बताऊं, सक्खर रिवाइव हो गया। सक्खर एक बहुत बड़ा कल्चरल शहर था। जब 40 साल शेख अयाज वहाँ रहते थे, वहाँ उर्दू के बड़े राइटर थे, और उसके बाद सक्खर इज़ अ डेड सिटी। अब सक्खर में अभी हमारे बच्चों के पास आ रहे हैं, सक्खर में ख़वातीन की यूनिवर्सिटी में कॉन्सर्ट हो रहा है, पब्लिक स्कूल में कॉन्सर्ट हो रहा है, कई सारे
फेस्टिवल प्लान हो रहे हैं, सिंध लिटरेचर फेस्टिवल हम सोच रहे हैं कि सक्कर ले जाएं। स्टार्ट मिल गया, जैसे कहते हैं ना वो शुरुआत, वो किसी को शुरुआत करनी होती है और ना, तो फिर लिटरेचर फेस्टिवल से सक्कर हो गया कि ऐसी चीज करो तो लोग आएंगे एंड एवरीबॉडी इज थर्स्टी फॉर इट। और अब इवेंट ऑर्गेनाइजर भी सोच रहे होंगे कि भाई ये कितनी बड़ी मार्केट है जो हमने अनटैप छोड़ी हुई है। 3 किलोमीटर दूर से हमने बैरियर लगाए और पार्किंग जोन बनाए, जैसे क्रिकेट का मैच नहीं होता इंडिया पाकिस्तान का, और लोग पैदल आए। फिर हमने ये कर दिया कि सिर्फ फैमिलीज, और लड़का सिर्फ वो आएगा जिसके साथ कोई लड़की होगी। तो इसके बाद कोई 50 बलोचिस्तान, जाफराबाद, डेरा मुराद जमाली से लोग आए हुए थे। इंटरेस्टिंग, ये इस पे तो बहुत और हम देख भी रहे हैं ना, विजुअल्स नजर भी आ रहे हैं। होपफुली आप लेकिन इसमें जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ अब्दुल्ला, तो जो इतने सालों से आके तुम्हारे पास मैं बातें करता हूँ, मैं ये देना चाहता हूँ कि कल्चर की पावर क्या है, ये इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है हमारी हुकूमतों को भी और उन लोगों को भी कि जो आपको याद होगा जब हम लाहौर गए थे फरवरी में, तो उस वक्त एक उधर धरना चल रहा था ज़मान पार्क पे बहुत बड़ा, और लोगों का ख्याल था कि यार ये फेस्टिवल कैसे होगा। एक हफ्ते तक हमारा PLF टॉप ट्रेंड था, टॉप ट्रेंड हम थे, और 3 दिन माल रोड बंद था, नॉट बिकॉज ऑफ ज़मान पार्क, बिकॉज ऑफ दिस कल्चरल फेस्टिवल। तो देखें, जब आप लोगों को इंगेज नहीं करेंगे पॉजिटिव एक्टिविटीज में, अगर कोई इस मुल्क में पॉलिटिक्स भी कर रहा है तो मैं उसको भी ये तरीका समझा रहा हूँ कि भाईजान ये ईंट का जवाब सिर्फ ईंट नहीं होता, कोई गुलाब का फूल भी हो सकता है। जी शाह साहब, आप ऑब्वियसली वहाँ यार ऐसा कंसल्टेंट हायर कर लें, कोई लोग अगर चाहते हैं इस मुल्क में पॉपुलर होना। एक सक्सेसफुल मॉडल हमारे पास PTI की सूरत में मौजूद था, नौजवान उनसे रेजोनेट करता था क्योंकि वो कुछ नया लेके आए थे। गाना भी होता था, कॉन्सर्ट भी हो जाता था, जलसा भी हो जाता था, लेकिन कुछ नया था भी नहीं ना। हाँ, कुछ खास नहीं था वो उनके पास। अच्छा, वी रियली नीड टू टॉक अबाउट द आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जिसका 16वां एडिशन होने जा रहा है। ये 16वां एडिशन है, और आप ऑब्वियसली एक चीज करते हैं फिर उसके फौरन से आगे चले जाते हैं, सो यू कीप ऑन डूइंग थिंग्स। अब इसके हवाले से बताएं, व्हाट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। देखिए, ये हमारा सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट है। PLF हमारा मुश्किल प्रोजेक्ट नहीं है, हम पहली दफा जाते हैं, हम छा जाते हैं, ये हमारा इम्तहान है। मैं इसका बानी हूँ दुनिया में, इससे पहले दुनिया में कहीं नहीं होती थी, उर्दू तो 500 साल से है। तो इसमें सबसे मुश्किल बात वही है जो अभी अभी आपने मुझसे पूछी है कि नया क्या है। उर्दू तो 500 साल से है, जितने बड़े लोग थे ज्यादातर इंतकाल कर गए, इस दुनिया से चले गए, उनकी फिल्में दिखा सकते हैं आप। तो मेरे लिए खुद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। तो इस दफ़ा मैंने ये किया है कि इस कॉन्फ्रेंस को मैंने डेडिकेट किया है जितने उर्दू के या जितने पाकिस्तानी ज़बानों के बड़े राइटर थे, यानी जितने बड़े नावल निगार थे, चाहे वो कुरतुल ऐन हैदर, शौकत सिद्दीकी, बानो कुदसिया, इंतज़ार हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन, इन पर बात होगी। जितने बड़े गज़ल गो शायर थे यहाँ पर, उन पर बात हो। जितने बड़े नज़्म वाले शायर थे, फहमीदा रियाज, अख्तर अली मान, मजीद अमजद, अजीज़ हामिद मदनी, उन पर। जितने बड़े नक्काद थे, एहतशाम हुसैन अस्करी साहब, उन पर बात हो। इसी तरह बलोची के जो बड़े राइटर, पश्तो के बड़े राइटर, सिंधी के बड़े राइटर, सराइकी के बड़े राइटर, पंजाबी के बड़े राइटर। इसी तरह 2022 की जो बेस्ट किताबें इन सारी ज़बानों में लिखी गई हैं, उनको इनाम दिया जाएगा और कैश अवार्ड भी दिया जाएगा। इसी तरह से मीर साहब को 300 साल हो गए पैदा हुए, तो पहले दिन ही मीर की 3 सदियों पे एक सेशन होगा। जोश मलियाबादी एक बड़े आदमी थे समाज के, उनकी एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री बनी है जो अमेरिका में, कनाडा में, पाकिस्तान में, उसकी लॉन्चिंग हमारे पास होगी और हिंदुस्तान में भी उसका प्रीमियर होगा। जब आप करते हैं 50 मिनट का उसका प्रीमियर है। इस तरह नूर सईद एक बड़े राइटर थे, नूर ज़हीर के अब्बा सज्जाद ज़हीर, जो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी थे। उनकी बेटी है नूर ज़हीर, वो बरतानिया से आ रही हैं, उनके अफसानों की किताब और सज्जाद ज़हीर से नूर। फिर गुलजार के साथ एक मुकालमा है कोई घंटे भर का, क्योंकि वो फिजिकली नहीं आ सकते, लेकिन अनवर मकसूद उनसे बातें करेंगे वाया ज़ूम या वाया ज़ूम। अच्छा, फिर एक बड़े राइटर हैं जावेद सिद्दीकी, जिन्होंने दिलवाले दुल्हनिया से लेके जुबैदा तक लिखी हैं, उनके खाकों की किताब है, वो हमने छापी है पहली बार, और अब फिर हमसे राइट लेके इंडिया में रेख्ता छाप रहा है। उसका एक सेशन हमने रखा है। पूरे ग्लोब से सैकड़ों लोग आ रहे हैं। फिर जापान से एक बहुत बड़े प्रोफेसर हिरोजी कताओका,
जो बेशतर यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ उन्होंने उर्दू का डिपार्टमेंट सेट किया, वो आ रहे हैं। फिर ईरान तेहरान यूनिवर्सिटी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फिर तुर्की से इस्तांबुल यूनिवर्सिटी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यानी आपने ऑल ओवर हर जगह से आ रहे हैं। उर्दू के हवाले से जो फिर उर्दू की नई बस्तियों के 2 सेशन हैं। पूरी दुनिया में उर्दू अदब की जो तंजीमें बनी हुई हैं और वहाँ उर्दू का फ़रोग कर रही हैं, वो सारे लोग ट्रैवल करके पाकिस्तान आ रहे हैं। तो This is going to be a treat for people जो कि इधर हैं, जो फिर कवाली है अमीर खुसरो के नाम। शाह साहब, ये 3 दिन का होगा? 4 दिन होता है हमेशा। ये साल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें दुनिया जहान से लोग आ रहे हैं। ये जर्मनी से, हिंदुस्तान से, मतलब पूरे यूरोप और अमेरिका से, मिडिल ईस्ट से, फार ईस्ट से, सभी जगह से इसमें लोग आते हैं। और बहुत से लोग हिंदुस्तान से ऑनलाइन होंगे, लेकिन 40 पे लाइव 40 फीट पे की स्क्रीन होगी तो लोगों को महसूस नहीं होगा। लेकिन वो जब आप अगर कराची में हैं तो आप खुद जाके अटेंड कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि यू नो टू हैव द प्रिविलेज ऑफ बीइंग देयर, और दुनिया से इतने लिटरेरी लोग आ रहे हैं, तो आप जा सकते हैं फ्रॉम 30th of November फलस्तीन पर भी हम एक सेशन कर रहे हैं टू 30th of December जी, क्योंकि फलस्तीन पे हम ह्यूमन राइट्स और बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से एक सेशन हम करेंगे। 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला 30 नवंबर को 4 बजे हम इसकी ओपनिंग करेंगे और हम भी वहाँ मौजूद होंगे सर्टनली। और शाह साहब फिर सोलो सेशन बहुत सारे हैं, आरफा सईदा ज़ेरा का, सोहेल अहमद अजीजी का, वेबसाइट पे प्रोग्राम सारा हमारा सारा कोई कल चला जाएगा। मैं हमेशा पहले जियो पे अनाउंस करता हूँ और जियो हमारा पार्टनर है। अब इसके बाद मैं इस प्रोग्राम को कल पब्लिक करूंगा और उसके बाद सोशल मीडिया पे रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो चुकी है इसकी। मैं ज़्यादा नौजवानों से अपील करता हूं कि मुझे सक्खर में जो कुछ देखने को मिला, जो दूसरे शहरों में मिला, तो मैं चाहता हूं कि यूथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा अगर इसमें आए। आपकी आवाज डेफिनेटली पहुंच गई है अहमद शाह साहब, थैंक यू सो मच। अगर आप सक्खर में जा सकते हैं तो फिर कराची तो इतना कराची भी उतना ही। अच्छा, इसके बाद हैदराबाद हमारा इरादा है करने का, हैदराबाद और मुल्तान मुझे सबसे ज्यादा रिच लगता है, तो मैं डबल माइंडेड हूँ कि अगला PLF जो है वो हैदराबाद में लेके जाऊं या मुल्तान लेके। और गिलगित बल्तिस्तान की भी हमने आइडिया दे दिया है। अगला रुख आप मुल्तान का करें कराची के बाद, उसके बाद में भी हैदराबाद। सो थैंक यू, ये हम जरा बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड गुड लक फॉर दिस वंस अगेन इंशाल्लाह। बहुत जबरदस्त। हिज़्बुल्लाह और इजराइल झड़पें बढ़ते ही लेबनान की मसीही बिरादरी में भी तशवीश की लहर तोड़ गई है। इसराइली बॉर्डर पर सरादा गाँव के चर्च में अमन के लिए खुसूसी दुआई तकरीब रखी गई है। जियो न्यूज़ को भी शिरकत की दावत दी गई। अली इमरान हमें रिपोर्ट कर रहे हैं इस तकरीब से मुताल्लिक। इसराइली सरहद से मुत्तसिल लबनानी गांव सरादा में आबादी कम है। लोग जंग के खौफ से इनखला कर चुके हैं, फिर भी चर्च की घंटियां गूंजना शुरू हो रही हैं। कि अमन के लिए खुसूसी दुआया तकरीब में शरीक हुआ जाए। पाक बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पर सलाम के साथ चर्च में अमन की दुआया तकरीब का आगाज हो रहा है। एक के बाद दूसरा शरीक बीबी मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है और शुरका इसे दोहराने लगते हैं। अस्सलामु अलैकी या मरियम या मुम्तलिअत रहमतन अर्रब्बु माकी मुबारकत अंती फी। ऐ पाक मरियम, आप पर सलामती हो, हमारे लिए दुआ कीजिए जब तक कि हमारी मौत का वक्त आ जाए। दुआओं की कबूलियत के लिए आमीन की सदाएं इस छोटी सी चर्च में गूंजने लगती हैं। चर्च में मौजूद बखूर की खुशबू फैलने लगती है, जबकि दुआएं यकजां सभी शुरका बुलंद आवाज में पढ़ने लगते हैं। ऐसे में चर्च में मौजूद मुख्तलिफ शबीहें और पेंटिंग्स शुरकाए दुआ के इर्तिकाज में इजाफे का सबब बन रही हैं। पादरी पेरी राही लबनान इसराइल सरहद पर
अमन की दुआया तकरीब की क़यादत शुरू करते हैं। अपने हाथ से खुशबू फैलाने की रिवायत पूरी करते हैं। और फिर डूबकर अहम तरीन विर्द और दुआओं का सिलसिला शुरू करवाते हैं। एक के बाद दूसरी दुआ तकरीब के इख्तिताम तक जारी रहती है। फादर पैरी और एक शरीक बच्ची कहती है कि वो इलाके में अमन चाहते हैं। पुरअसर तकरीब के इख्तिताम पर बजाई जाने वाली चर्च की बुलंद घंटियों की गूंज सरहद के दोनों जानिब सुनाई दे रही हैं। और यही लबनान की बड़ी हद तक गैर जानिबदार रहने वाली मसीही बरादरी का दोनों अतराफ के लिए पैगाम है कि वो जंग ख़त्म नहीं चाहते। नुमाइंदा खुसूसी तारिक अबुल हसन के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, सरादा, इसराइल बॉर्डर। अली इमरान हमें रिपोर्ट कर रहे थे। और अच्छा जल्दी से आपको एक और चीज़, हाँ, लेकिन आज वो क्वालिफाइंग मैचेस जो फुटबॉल के हो रहे हैं ना, शायद आपको ना याद हो, पाकिस्तान का मैच है इस्लामाबाद में टुडे। यस, लेकिन इसी टुमारो इंशाल्लाह। हैव अ गुड डे।